हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे, इस सर्दी से बचे होंगे क्योंकि कड़ाके की सर्दी है, अभी जनवरी माह है। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो सीरीज शुरू की थी अंतिम 4 अध्याय वाली, उनमें से 10वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। और 11वां अध्याय जीव और समष्टियाँ, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसको हमने शुरू कर लिया था और लगभग 2 लेक्चर के अंदर हमने आधा अध्याय कंप्लीट भी कर लिया है। इसके अंदर हमने देखा था वर्दी मॉडल। अंतिम जो टॉपिक था वो वर्दी मॉडल का था। हमने किस प्रकार से जो भी जीव समष्टि वृद्धि करती है यहाँ पे उसमें उसको दर्शाया था इस मॉडल के अंदर, जिसके अंदर चरघातांकीय और सिग्मोइड वक्र, 2 प्रकार के वक्र हमने देखे थे। अंतिम जो टॉपिक था हमारा ये था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आज जो हमें पढ़ना है वो है समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ। यानी हमने जब लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको ये बताया गया था, अभी कोई भी समष्टि है इस संसार के अंदर, कोई भी जाति है, कोई भी जीव है, वो लगातार रूप से वृद्धि नहीं कर सकता। लगातार रूप से वृद्धि करने का मतलब है वो सीमित समय में तो वृद्धि करेगा लेकिन अनलिमिटेड रूप से वृद्धि नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी जाति है उसके अंदर संसाधन है, वो सारे खाते-खाते उसके अंदर अनलिमिटेड रूप से वृद्धि हो रही है। वो मतलब जैसे एक उदाहरण था कीट वाला, बारिश के दिनों में जो कीट की संख्या में वृद्धि होती है, वो वृद्धि लिमिट समय के लिए होती है और संसाधन होते हैं वो भी लिमिट है उसके लिए। अब अनलिमिटेड संसाधन के अंदर अगर कोई जाति अनलिमिटेड वृद्धि करती है, तो वो संभव नहीं है। यानी किसी भी जाति को अगर जीवित रहना है, वृद्धि करनी है, तो वो लिमिट मात्रा में करनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके लिए हमने देखा था अंतिम धारण क्षमता, जो प्रकृति है वो धारण क्षमता यानी के द्वारा जिसको प्रदर्शित किया था, वो धारण क्षमता के द्वारा प्रकृति क्या कर देती है, उस प्रजाति के ऊपर रोक लगाती है और उस धारण क्षमता से आगे उस प्रजाति की संख्या जो नहीं बढ़ पाती। इसीलिए जो वक्र जो हमें प्राप्त हुआ था, वो अस आकार का था, इसीलिए इसको कहा था सिग्मोइड वक्र। उम्मीद है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक और है बीच में, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा टॉपिक नोट्स के अंदर मैंने ऐड किया है। 11 नंबर पेज है, वहाँ पे देखिए सभी, जीवन वृत्त विभिन्नता, इस प्रकार से हेडिंग ली गई है यहाँ पे। यानी लाइफ हिस्ट्री वेरिएंट ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी जीव है, समष्टि है, वो जीवित रहेगी, तो सीधी-सी बात है प्रकृति से उसे संसाधन है, वो है खाने पड़ेंगे या संसाधन है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्रकृति के अंदर संसाधन सभी जातियों के लिए समान रूप से प्राप्त है। अब कहीं कहीं भी कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड रूप से हो। सभी संसाधन है वो लिमिट के अंदर है, एक निश्चित सीमा के अंदर है। अगर किसी प्रकृति के किसी जीव को, किसी समष्टि को प्रकृति में जीवित रहना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उन संसाधनों को खाने के लिए दूसरी जाति के साथ स्पर्धा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो जब तक जीवित रहती है जाति, उसको पूरे जीवन भर क्या करना पड़ेगा? दूसरी जाति के साथ, दूसरी जाति के जीवों के साथ, जिसे हम कह सकते हैं समष्टि, दूसरी समष्टि के साथ क्या करनी पड़ेगी? स्पर्धा करनी पड़ेगी। अर्थात स्पर्धा का मतलब हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि लड़ाई करनी पड़ेगी। एक बार सीधी भाषा के अंदर हम देख सकते हैं। तो लड़कर क्या करना पड़ेगा? उन संसाधनों को छीनना पड़ेगा और फिर ही वो प्रजाति है वो जीवित रह सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो यही कह रहा है कि जीवन व्रत विभिन्नता का मतलब है कि पूरे जीवन के अंदर समष्टियाँ वो लगातार रूप से क्या करती रहती है? स्पर्धा करती रहती है। और जंगलों के अंदर अनेक प्रकार की जो पारिस्थितिक तंत्र हम देखते हैं, उनमें देखा भी होगा आपने भी, जो हिरण है, वो जीवित रहने के लिए घास को खाता है। उसी प्रकार जो घास है, उनसे बचने के लिए अपने शरीर के अंदर काँटों में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कुछ। और जो शेर है, वो जीवित रहने के लिए अन्य जीवों को जब खाता है, तो मतलब वो क्या करते हैं, सारे के सारे जीव लड़ाई करते हैं। हिरण बचाता है अपने आप को, शेर उसको खाता है, तो एक-दूसरे से संघर्ष करते हैं। उसको बोला गया है स्पर्धा, ठीक है? और आज का जो टॉपिक है वो यही है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ। यानी कोई भी समष्टि अगर इस संसार में जीवित रहना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक-दूसरे के साथ प्रक्रिया यानी प्रक्रिया का मतलब स्पर्धा, ये स्पर्धा करनी पड़ेगी उसे, ठीक है? उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं पारस्परिक क्रियाएँ, यानी हर जाति एक-दूसरे के साथ क्या करती है? परस्पर क्रियाएँ करती है, एक-दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है? इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जाति है, उसको जीवन एक पूरे जीवन के अंदर जीवित जब रहती है, तो वो एक समान जीवित नहीं रहती। उसके अंदर सारे संसाधन है वो एक जैसे उपलब्ध नहीं है। सभी समष्टियों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ न कुछ स्पर्धा जो है वो करनी पड़ती है। जो एनसीईआरटी के अंदर जो ग्राफ दिया गया है, सारणी दी गई है 11.1, उसको देखिए। एनसीईआरटी किताब के अंदर है, नोट्स के अंदर मैंने वैसे अपलोड कर रखी है। जो एनसीईआरटी के अंदर सारणी है 11.1, उसको देखो सभी। सारणी 11.1 ये क्या दर्शाती है? ये इसी प्रकार की क्रिया को दर्शाती है। अभी कोई भी समष्टि जब स्पर्धा कर रही है, वो किस-किस प्रकार से करती है? हालाँकि सारे में नहीं पढ़ने, हमें जो 3-4 प्रकार से यहाँ पे दिए गए, उन्हीं उदाहरणों को पढ़ना है। अब उसको समझने से पहले यहाँ पे समझिए, इस पारस्परिक क्रिया के दौरान जो जातियाँ होती हैं, वही जाति जीवित रहती है, जो ताकतवर होती है, पहली बात। दूसरा, जब 2 जातियाँ आपस में पारस्परिक क्रिया कर रही है किसी संसाधन के लिए, तो उसमें आप सभी को पता है, एक जाति को लाभ होती है और एक जाति को क्या होती है? हानि होती है।
अब कौन-सी जाति को हानि होती है, कौन-सी जाति को लाभ होता है? कभी-कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दोनों जातियों को ही लाभ होता है और कभी-कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दोनों जातियों को ही हानि होती है। और कभी इस प्रकार की कंडीशन भी आती है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है, ना हानि होती है। और कभी ऐसा भी होता है जिसमें एक जाति को लाभ-हानि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जाति को हानि हो रही है। यानी ऐसे सारे के सारे परिवर्तन हैं वो इस सारणी के अंदर दिए गए हैं। तो सभी ध्यान दीजिए 11 पॉइंट एक सारणी है और इन सारणी के आधार पर जो भी लाभ और हानि होती है जीवों को, इनके आधार पर क्या किया है, अलग-अलग प्रकार से नाम है वो इस सारणी में दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो सारणी है इसके अंदर जो नाम है वो है सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब क्या है? यहाँ पे जाति ए दी गई है। चलो मैं सारणी को छोटा-सा बनाता हूँ एक साइड के अंदर। सभी को दिखाई तो दे रहा है? यहाँ पे है जाति ए और यहाँ पे है जाति बी। यहाँ पे जाति का मतलब है समष्टि है, यानी अ और ब जो जाति है इसका मतलब क्या है? समष्टि है। अब जिस जाति को लाभ होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो लाभ होगा, उस जाति को प्लस से लिखा जाएगा। समझ में आ गया? अब आप सभी को पता है कोई भी लाभ होता है तो हम इसको प्लस से ऐड करते हैं। और अगर किसी जाति को हानि हो रही है, हानि का मतलब वो शारीरिक की हानि किसी प्रकार से हानि हो सकती है, सामान्यतः हम उसके शारीरिक हानि की बात करेंगे, यानी शेर जब हिरण को खाता है तो हिरण क्या होता है? मर जाता है। तो वो पूरे शरीर की समाप्ति हुई या नहीं हुई? तो वो हानि होगी उसको, उसको माइनस से दर्शाया जाएगा और शेर को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस से दर्शाएँगे। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं? वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्पर्धा करेंगी, सभी जातियाँ करेंगी, लेकिन अलग-अलग जातियों में जो अलग-अलग प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, उनको अनेक नामों से यहाँ पे बताया गया है। तो पहला जो शब्द है वो है सहोपकारिता। इसके बाद हम पारस्परिक क्रिया कह सकते हैं, अभी कौन-सी क्रिया होगी यहाँ पे? ये क्रिया है। तो पहली क्रिया वो है सहोपकारिता। अब यहाँ पे निशान देखिए दोनों के अंदर प्लस का निशान है। सहोपकारिता के अंदर दोनों ही जो जाति है इनके अंदर प्लस का निशान है। तो इसका अर्थ मेरे अनुसार आप बता सकते हो, दोनों में प्लस आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? दोनों जातियों के अंदर लाभ होगा। यानी प्रकृति के अंदर ऐसी जातियाँ भी हैं या जीवित रहने के लिए इस प्रकार की क्रियाएँ भी होती है, जिसमें 2 जातियाँ एक-दूसरे के साथ क्या कर रही है? संघर्ष कर रही है, लेकिन वो संघर्ष में ना कहकर दोनों जातियों को लाभ होगा। क्रिया तो करनी पड़ेगी, आपको जीवित रहना है, काम तो करना पड़ेगा। यही मान लो, हम गृहस्थी के अंदर मान लो मनुष्य जीवन की अगर बात करें कोई व्यक्ति है, फैमिली चला रहा है, उसमें महिला है, पुरुष है, महिला है घर के कार्य कर रही है मान लो या नौकरी कर रही है तो भी सही और पुरुष कर रहा है तो भी नौकरी कर रहा है या दिहाड़ी-मज़दूरी कैसे भी करके काम तो करना पड़ेगा, तो बिना काम के कुछ नहीं होता। वो कार्य जब करते हैं उसे हम स्पर्धा कहेंगे। अब यहाँ पे पहले जो सौंपकारिता है इसके अंदर क्या होता है दोनों जातियों को लाभ होता है और ऐसा उदाहरण मुझे बताइए कौन-सा है? अगर किसी को याद आ रहा हो तो, बताओ? नहीं याद आ रहा? मैं बताता हूँ। आपने सहजीवन का नाम सुना है? सहजीवन के अंदर क्या होता है? लाइकेन जो सहजीवन है, इसके अंदर क्या है? कवक और शैवाल का सहजीवन है, अर्थात दोनों जीव एक-दूसरे के साथ रहते हैं और एक-दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, उसे सहजीवन कहते हैं। अब बताइए, क्या किसी जाति को वहाँ पे हानि हो रही है? नहीं हो रही। तो दोनों जातियों को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, इसीलिए दोनों जातियों को क्या है? प्लस से दर्शाया गया है। अर्थात सौपकारिता जो क्रिया होती है, जीवों के अंदर जीवित रहने के लिए जो सौपकारिता क्रिया है, उसके अंदर क्या होता है? दोनों जातियों को लाभ होता है। दोनों जाति के 2 जीव हैं, उन दोनों को ही क्या होगा लाभ लाभ होगा। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की हानि यहाँ पे नहीं होने वाली है। उम्मीद है सहोपकारिता आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सहोपकारिता क्या है? भी जो भी जातियाँ हैं, जब एक-दूसरे को दोनों को ही लाभ पहुँचाए, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है जीवन के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? सहोपकारिता कहेंगे। यहाँ पे दूसरा जो है वो देखिए स्पर्धा है, स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब क्या है? लड़ाई करना। अब इसको पूरे विवरण के साथ हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। स्पर्धा का मतलब क्या है? लड़ाई। अब जब भी कोई 2 जाति लड़ाई करेगी, इसमें क्या होगा दोनों की हानि होगी। यानी जीवित रहने के लिए जब 2 जातियाँ लड़ाई करती है आपस में या स्पर्धा जब क्रिया करती है, तो उसमें दोनों ही जातियों को क्या होती है? हानि होती है, किसी को लाभ नहीं होता। उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्धा कहेंगे। और आपको पता है लड़ाई में किसको फ़ायदा होता है? किसी को नहीं होता। और किस प्रकार से इनके उदाहरण क्या होते हैं? प्रश्न कैसे आते हैं? वो पूरा विवरण आपको आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सारणी में क्या बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है वो है परभक्षण और परभक्षण का मतलब आप सभी जानते हो। परभक्षण क्या होता है भाई? भक्षण का मतलब क्या होता है? खाना और पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। यानी किसी भी जाति के द्वारा जब दूसरे जीवों को खाया जाता है, तो उसमें क्या उसे हम क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। अब आप बताइए कि परभक्षण के अंदर क्या होगा? हानि होगी या लाभ होगी? ये तो क्लियर है हानि लाभ तो होगा, लेकिन हानि लाभ होगा किसको? मतलब सॉरी किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी? क्या दोनों जातियों को लाभ होगा या दोनों जातियों को हानि होगी? तो आप देखोगे परभक्षण की क्रिया के अंदर एक जाति को लाभ और एक जाति को हानि होती है। कैसे? परभक्षण का मतलब होता है किसी को खाना, दूसरी जाति को खाना। और आपको एक उदाहरण देता हूँ, पक्षी, चिड़िया जानते हो आप सभी, वो क्या करती है? कीट को खाती है।
अब एक जाति है कीट वाली, दूसरी जाति है पक्षी वाली। अब पक्षी ने क्या किया, कीट को खा लिया, तो एक को तो हानि हो रही है, जो कीट है उसको तो हानि होगी, पूरा-पूरा जीव गया, हानि हो गई समष्टि को। लेकिन दूसरी जाति जो है, पक्षी की जाति, वो जीवित रह गई क्योंकि भोजन मिल गया, वो जीवित रहेगी, तो उसे हानि होगी या लाभ? लाभ होगा। तो परभक्षण की क्रिया के अंदर सीधी-सी बात है, क्या होगा, एक जाति को तो लाभ होगा और दूसरी जाति को क्या होगी, हानि होगी। और पता भी है कौन-सी जाति हानि होगी, जो समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 क्रियाओं का अध्ययन किया है। जो पहली क्रिया है स्वपकारिता, दूसरी है स्पर्धा और तीसरी है परभक्षण। उम्मीद है तीनों की तीनों आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, वो है परजीविता। परजीविता, यहाँ पे पैरासाइट कह सकते हैं, इसे परजीवी कह सकते हैं। परजीवी के अंदर क्या होता है? कोई भी जीव होता है, वो दूसरी जाति के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है या नहीं करता? उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब इसके अंदर भी सेम ही कंडीशन होगी, यानी परजीवी क्या करता है? अपने जीवन में जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसी संघर्ष के अंदर एक को तो लाभ होगा, यानी जो परजीवी होगा उसे लाभ होगा, लेकिन वह जिस जीव के शरीर के ऊपर रहता है, उसे क्या होगी? हानि होगी। अब परजीवी का हम परिभाषा आप सभी जानते हो, किसे कहते हैं परजीवी? यानी कोई भी जीव जब दूसरी जाति के जीवों के ऊपर, शरीर के ऊपर या अंदर, शरीर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। जैसे अमरबेल है, अमरबेल किसी पौधे के ऊपर रहती है, उसके द्वारा बनाया गया सारा भोजन खुद खा लेती है, तो अमरबेल को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन जो पौधा है, जिससे वो भोजन ग्रहण कर रही है, उस पौधे को क्या होती है? हानि होती है। वो पौधा जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है, यानी सूख जाता है, हम कह सकते हैं उसके अंदर भोजन जो है वो सारा का सारा अमरबेला खा जाती है। और भी पूरा विवरण अध्याय हम इसे उदाहरण हम इसी अध्याय के अंदर आगे चर्चा करेंगे इसके अंदर। उसके बाद है सहभोजिता। सहभोजिता के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? एक जाति को तो लाभ होगा, लेकिन एक जाति को न हानि होगी और न लाभ होगा। सहभोजिता के अंदर क्या होगा? एक जाति को तो लाभ होगा, लेकिन दूसरी को तो न हानि होगी, न लाभ होगा। इसमें उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे पूरा, एक बार देखो कि ऐसा कोई जीव जो बड़े जीवों के ऊपर रहता है, अब उस बड़े जीव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस बड़े जीव के द्वारा जो भी भोजन के कण खाए जाते हैं, जैसा ये मान लो कि व्हेल मछली का उदाहरण लेते हैं हम। व्हेल मछली के शरीर पर आपने देखा होगा, व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है आकार में, बहुत बड़ी होती है। अब उसके शरीर के ऊपर छोटी-छोटी मछलियाँ और चिपके रहती हैं, या उसकी मुख के अंदर जो जीभ होती है, वहाँ पर चिपक कर रहती है वो। ठीक है? सही है सब कुछ ठीक है। अब वापिस कंटिन्यू करते हैं। व्हेल जो मछली होती है, उसके शरीर के ऊपर क्या रहते हैं? मछलियाँ होती है छोटी। अब व्हेल व्हेल मछली जब भी किसी जीव को खाती है, छोटे जीव को खाती है, शिकार करती है पानी के अंदर, तो उसके जो अवशेष होते हैं, उनको जो उसके शरीर के ऊपर, यानी व्हेल मछली के शरीर के ऊपर जो छोटी मछली है, वो भी खा जाती है। अब उसको उससे इस क्रिया से व्हेल मछली को कोई फ़र्क पड़ा क्या? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वहाँ पे ज़ीरो का मतलब है कि एक जाति को, जैसे व्हेल मछली है, उसे कोई उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे ना हानि होगी, ना लाभ होगा। लेकिन जो दूसरी छोटी मछली थी, शायद बोधिता के रूप में वहाँ पे उपस्थित थी, उसको लाभ हुआ या नहीं हुआ? तो वो इसका उदाहरण हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे कमेंसेलिज़्म कहते हैं। ये इंग्लिश वाले नाम दिए हैं, तो वो भी आपको याद रख लेना है। कमेंसेलिज़्म, ठीक है? इसके बाद दूसरा है अंतरजातीय परजीविता। इसमें भी सेम ही कंडीशन होती है। एक जाति को तो हानि होती है, ना लाभ लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को क्या होता है, इसके अंदर हानि होती है। ये परजीवी का दूसरा रूप कह सकते हैं, लेकिन परजीवी के अंदर क्या हो रहा था, एक को हानि या लाभ हो रहा था। ये देखो परजीवी के अंदर क्या हो रहा है, एक के अंदर प्लस है, एक के अंदर माइनस है। अर्थात एक को हानि, एक को लाभ हो रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अंतरजातीय परजीविता के अंदर एक के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अंतरजातीय परजीविता, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी जाति है उसको क्या होगी, हानि होगी। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका पूरा विवरण जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यानी किस प्रकार से स्पर्धा होती है, किस प्रकार से ये सहपकारिता होती है, कैसे परभक्षण होता है, इनके उदाहरण जो है वो पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। ये सारणी जो किताब के अंदर दी गई है, उम्मीद है पूरी आपको समझ में आ गई होगी। कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, बताइए मुझे एक बार? ये सारी की सारी सारणी आपको समझ में आ गई होगी। कंप्लीट सारणी आपको समझ में आ गई। अब उसी सारणी को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, यानी उसके जो प्रभक्षण वगैरह जो टॉपिक थे, उनको हम विवरण से पढ़ेंगे, और विवरण में भी क्या पढ़ेंगे, उदाहरण, क्योंकि विवरण परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। जैसे परजीवी है, तो परजीवी क्या होता है?
किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करे, वो तो सभी को पता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके उदाहरण यानी किस प्रकार से कोई जातियाँ हैं वो संघर्ष करती है, किस प्रकार से जातियाँ वो प्रदर्शित की जाती है और कौन-कौन से उदाहरण हैं। यानी अब तक हमें कौन से उदाहरणों ने इन शब्दों को लाने के लिए मजबूर किया, प्रभावित किया। तो इनमें सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रभक्षण। इससे पहले कुछ भी नहीं है। स्पर्धा के बारे में, प्रभक्षण और परजीविता के बारे में मैंने जो नोट्स के अंदर लिखा है, यानी जो मैंने बताया था वही है परिभाषा के अंदर और कुछ नहीं है। इसके बाद 0 + 1 ठीक है। इसके बाद देखिए प्रभक्षण, पहला जो है वो प्रभक्षण। प्रभक्षण तो वैसे तो मैं पूरा बता चुका हूँ, परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। यानी जब एक जाति का जीव दूसरे जाति के जीव को खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभक्षण कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जाति को तो लाभ होता है और एक जाति को क्या होती है? हानि होती है। अब देखो एक जीवधारी प्रभक्षी दूसरे यानी शिकार को जब खाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभक्षण कहते हैं। और शाकाहारी जीवों को खाने वाले शेर एवं बाघ, ये क्या है? प्रभक्षण का उदाहरण है। यानी कोई भी शाकाहारी जीव है, जैसे शाकाहारी जीव हिरणी उदाहरण ले लो, उदाहरण है। वो हिरण जब शाकाहारी है, उसको जब शेर खाएगा, उस हिरण को जब शेर खाएगा, तो किसका उदाहरण है? परभक्षण का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, परभक्षी विभिन्न पोषक तत्वों में ऊर्जा स्थानांतरण हेतु चैनल के रूप में कार्य करते हैं। अब ज़्यादा इसमें लिखने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी है, इसमें टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा देखने की आवश्यकता है इसमें। इसके बाद देखिए हाँ, ये लाइन देखिए, समझो इसको, चैनल के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी ऊर्जा स्तर है, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए परभक्षी कार्य करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी घास है, घास का पौधा है और इस पौधे को जो खाने वाला जीव है वो शाकाहारी, और इस शाकाहारी को खाने वाला जीव है मांसाहारी। और आपको पता है जो भी आहार जाल है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पेड़-पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, या हम कह सकते हैं उसी भोजन को ऊर्जा कह सकते हैं। अब अगर परभक्षण की क्रिया ना हो, परभक्षण का मतलब क्या होता है? एक-दूसरे को खाने वाला। परभक्षण की क्रिया ना हो, तो ये ऊर्जा केवल यहाँ तक ही सीमित रह जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। अब आगे कैसे जाएगी? कि जब शाकाहारी जीव, कोई भी शाकाहारी हिरण हो सकता है यहाँ पे, खरगोश हो सकता है, गाय-बैल हो सकता है, यानी जब शाकाहारी जीव जब इनको खाता है, किसको खाएगा ये? जब कोई शाकाहारी जीव इस पौधे को खाता है, तो यहाँ से ऊर्जा किस में चली जाएगी? हिरण के अंदर चली जाएगी। इसके बाद जब मांसाहारी, यानी शेर हो सकता है, मांसाहारी बाघ हो सकता है, ये इसको खाएगा, शाकाहारी को, ये हिरण को खाएगा, तो इसके अंदर जो ऊर्जा थी वो कहाँ चली जाएगी? शेर में चली जाएगी। इसी प्रकार ये परभक्षण क्या कार्य करते हैं? ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करते हैं इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। इस लाइन का केवल इतना सा अर्थ है। समझ में आ गया इतना? कि किस प्रकार से स्थानांतरण का कार्य करेंगे? अगर ये न हो, परभक्षण की क्रिया ना हो, मान लीजिए इस शाकाहारी को, जो शाकाहारी है, इस पौधे को ना खाए, तो ये ऊर्जा इसमें नहीं जाएगी, और जब इसमें नहीं पहुँचेगी, तो इसमें नहीं पहुँचेगी, शेर में नहीं जाएगी। तो हिरण से शेर में इस प्रकार की से ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो परभक्षण की क्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए, परभक्षी विभिन्न पोषक क्षेत्रों में, ये तो हो गया। अनेक परभक्षियों का प्रयोग पीड़कों के जैव नियंत्रण में भी किया जाता है। अब जैव नियंत्रण का मतलब क्या है कि आपको पता है, उससे पहले तो आप ये समझिए पीड़क क्या होता है? पीड़क जो भी किसी जीव को, या कोई भी जीव जो किसी दूसरे जीव को क्या करे, नुकसान पहुँचाए, रोग फैलाए उसमें, या उसको पीड़ा उत्पन्न करे उसके अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? पीड़क कहते हैं। जैसे मलेरिया, मलेरिया जो रोग है उसका परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। वो परजीवी क्या होता है? एक पीड़क के रूप में कार्य करता है हमारे अंदर। तो हमारे लिए वो क्या है? पीड़क है। उसी प्रकार पौधा है, जैसे कपास का उदाहरण ले लो। कपास के अंदर जो लाल सुंडी है, वो कीट है, वो उसके लिए पीड़क है, क्योंकि वो इसको खा रही है। अब हम क्या करेंगे? उस लाल सुंडी को खाने वाले कीट को वहाँ पे रख देंगे। तो वो कीट क्या करेगा? यानी सॉरी, कीट नहीं, पक्षी। पक्षी क्या करेगा? उस लाल सुंडी को खा जाएगा। अब जब लाल सुंडी को उसने खा लिया, तो कपास के लिए जो पीड़क था, उसके लिए वो सुरक्षा हुई या नहीं? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? परभक्षण की क्रिया का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? दोबारा समझिए कि कोई भी परभक्षण की क्रिया है, इसका हम उपयोग करते हैं पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए। अब पीड़क क्या होते हैं? मान लीजिए ये कोई भी पौधा है और यहाँ पे है इस प्रकार से, ये है कोई कीट, मान लो कीट है। जो कीट है वो क्या करते हैं? इस पौधे को खाते हैं। तो खा रहे हैं, तो वो कीट क्या कहलाते हैं? इस पौधे के लिए पीड़क कहलाते हैं। अब इन पीड़कों से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर कोई पक्षी, ये कोई खेत हो सकता है हमारा निश्चित, कोई क्षेत्र हो सकता है, उस क्षेत्र में किसी पक्षी को छोड़ देते हैं, जो क्या करेंगे? इन कीट को खा जाएँगे। तो ये
पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए क्रिया का उपयोग हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो परभक्षण के लिए यहाँ पे 3 लाइनें मुख्य इम्पोर्टेंट है। पहली लाइन इनका उदाहरण। परभक्षण की क्रिया में क्या होता है? कोई भी हिरण घास को खाता है या शेर जब हिरण को खाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परभक्षण कहलाती है। इस क्रिया में होता क्या है? एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी जाति को क्या होती है? हानि होती है। ठीक है? दूसरी, इसके अंदर क्या होता है? हम ये जो परभक्षण की क्रिया वो ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करती है, मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा अर्थ यहाँ पे है कि जो भी पीड़क होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए भी हम क्या करते हैं? परभक्षण की क्रिया का उपयोग करते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये उदाहरण दे रहा है 1920 के दशक में एक कैक्टस प्रजाति नागफनी। नागफनी क्या होता है? कैक्टस। इसकी एक प्रजाति थी, इसका नाम है प्रिंकल पियर कैक्टस। प्रिंकल पियर, सॉरी पियर नहीं है, पियर है, कैक्टस। प्रिंकल पियर कैक्टस ये क्या है? नागफनी की एक प्रजाति है। इसको प्रवेश कराया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। प्रवेश कराया गया मतलब क्या है? उस क्षेत्र के अंदर इसे छोड़ा गया था और यह कैक्टस प्रजाति शीघ्र ही लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई और अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगी। और वहां पे क्या होगा? मतलब जो खरपतवार था, अन्य पौधे थे, वो उग ही नहीं पाए थे। जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको प्रवाहित किया गया, ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया कोई, ऑस्ट्रेलिया जानते हो देश है। यहाँ पे जब नागफनी का पौधा लगाया गया था पहले, तो ये नागफनी का पौधा पहले छोटा सा था या छोटे से क्षेत्र के अंदर इसको लगाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये नागफनी का जो पौधा है वो पूरे क्षेत्र के अंदर अनियंत्रित रूप से फैल गया, यानी अनियंत्रित वृद्धि की। आपने देखा होगा खरपतवार है, खरपतवार क्या करते हैं? अनियंत्रित रूप से वृद्धि करते हैं और जब वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि करते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं? तबाही मचा देते हैं। तबाही मचाने का मतलब है अन्य जो भी जाति के पौधे हैं, फसल है, उनको होने ही नहीं लेने देते, मतलब उनको कंप्लीट खा जाते हैं। जो फसल नहीं होगी, खरपतवार के जब आपने देखा होगा पार्थेनियम गजरे घास है, वो जो हमारे क्षेत्र के अंदर आया, तो पहले फसलें हैं वो अच्छी तरीके से हो रही थी, लेकिन जब वो गजर घास जो खरपतवार वो आया, तो फसलें वो खराब होने लगी। उसके बाद हमने उसको नियंत्रित किया। तो उसी प्रकार जब ये इसको छोड़ा गया था पहले कोई कारणवश से, उसके बाद ये क्या पूरे क्षेत्र के अंदर इसने कब्जा कर लिया, इस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर फैल गया, इस प्रकार से। और अन्य प्रजाति के कोई भी पौधे वो यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे, सारी सारी फसल है वो खराब हो रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे। किसके कारण हो रही थी? वो नागफनी के कारण। ये प्रजाति पूछी जा सकती है, कौन सी है? ये नागफनी की प्रिंकल पीर कैक्टस है। और उदाहरण किसका है? ये परभक्षण का उदाहरण है। तो फिर क्या किया गया? वहां पे सलब छोड़े गए। सलब क्या होते हैं? कीट ही होते हैं एक प्रकार से। उसके बाद इसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया? इस क्षेत्र के अंदर सलब छोड़े गए और वो सलब क्या किया? उन सलबों ने परभक्षण की क्रिया की। परभक्षण का क्रिया का मतलब क्या है? इन कैक्टस को खाया उन्होंने। जब इनको खाया तो इनको नियंत्रित किया जा सका बाद में। समझ में आ गया? परभक्षण की क्रिया के द्वारा वहां पे जो कैक्टस की प्रजाति थी उसको क्या किया गया? नियंत्रित किया गया था। तो ये एक और उदाहरण हो गया। उदाहरण पूछे जा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये अभी तक हमने पढ़ा है वो तो सभी को पता है परभक्षण की क्रिया क्या है। अब पूछेगा क्या? हमसे हमसे जो पूछेगा वो उदाहरण पूछेगा। यानी ये उदाहरण किसका है? ये पूछा जा सकता है जो नागफनी वाली घटना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1920 के दशक में हुई थी, वो किसका उदाहरण है? ठीक है? तो आप बता दोगे इसका उत्तर। इसके बाद देखिए एक और उदाहरण दिया गया यहाँ पे, अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट के चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुद्री में, जो समुद्र होता है उनके अंदर पाई सेक्टर नामक तारा मछली एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। पाइसेस्टर, ये एक और उदाहरण है। पाइसेस्टर ये क्या है? ये तारा मछली है। और यहाँ पे जो नाम आया है अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, उम्मीद है सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लीजिए। अंतर्ज्वारीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे वाला वह क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार भाटा किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो पानी की जो लहरें होती हैं समुद्र के किनारों से टकराती है और ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उनको हम कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं। और उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अंतर्ज्वारीय क्षेत्र कहा गया है। तो वहां पर इस अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के अंदर क्या है? तारा मछली जो है वो इस प्रकार से प्रभक्षण की क्रिया करती है और अन्य जो समुद्री जीव है उनको क्या करती है? खाती है। मुख्य है, प्रमुख उदाहरण है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। प्रभक्षण की क्रिया आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो है वो है कि परभक्षण की क्रिया में क्या होता है कि किसी जाति को हानि हो रही है और एक जाति को तो लाभ हो रहा है। तो मान लिया कि यहाँ पे जो शेर है इसको लाभ हो रहा है। मान लिया कि यहाँ पे नागफनी का पौधा है, उसको खाने वाली जो कीट है सलभ है उसको लाभ हो रहा है। लेकिन नागफनी प्रजाति को तो हानि हो रही है, हिरण को तो हानि हो रही है। अब जो पौधे और जंतु है उनको तो हानि हो रही है। तो वो क्या करेंगे? जो पौधे और जंतु है वो क्या करेंगे? इस परभक्षण की क्रिया से बचने के लिए अपने शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं। सभी को पता है अभी संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब हम अपने घरों के अंदर रहते हैं और कोई चोर आके चोरी ना करे,
इसे बचने के लिए क्या करते हैं, घरों के अंदर गेट लगाते हैं, ताला रखते हैं नहीं रखते, उनको लगाते हैं। उसी प्रकार सभी पेड़-पौधे हैं, उनके पास क्या होता है? हमारे पास तो ठीक है सुरक्षा के लिए बंदूक है, लठ है, उनके पास क्या होता है? जीव है, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर इस प्रकार से कुछ परिवर्तन करते हैं कि परभक्षियों से बचा जा सके, वो उनको खाए ना, उनसे सुरक्षा प्राप्त करते हैं वो। अपने शरीर में बदलाव करते हैं, क्योंकि आपको पता है पेड़-पौधे कहाँ पे जाएँगे चल के? वो घर बनाने के लिए थोड़ी जाएँगे, इंटर लाइन थोड़ी जाएँगे। उसी प्रकार कोई जंतु है वो चल के जा सकता है, लेकिन वो करे क्या? उसे तो कुछ पता ही नहीं है, क्रियाविधि का नहीं पता, मानव की तरह तेज़ थोड़ी है वो, आपकी तरह होशियार थोड़ी है वो, इंटेलिजेंट नहीं है वो। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर में कुछ बदलाव करता है, वो अलग-अलग जीव के अंदर अलग-अलग होता है। अब सबसे पहला जो उदाहरण यहाँ पे दिया है वो छद्मावरण का दिया गया है। यहाँ पे देखो शिकार के रक्षात्मक उपाय, ये हेडिंग लगाई है, लेकिन इसका अर्थ ये है भी परभक्षण से बचने के लिए या शिकारी जातियाँ हैं उनसे बचने के लिए जीव क्या करते हैं, अपने आप में परिवर्तन करते हैं। और ये प्रभक्षण सामान्यतः 2 प्रकार का हो सकता है, सीधी-सी बात है। पहला होगा पौधों में, दूसरा होता है जंतुओं में। एक है पौधों में, जब पौधे करेंगे तो वो पौधों में हो जाएगा, और अगर जंतु अपने अंदर कोई परिवर्तन करते हैं तो वो जंतुओं में हो जाएगा। ठीक है? अब कौन-कौन से करते हैं? पौधे किस प्रकार से करते हैं और जंतु किस प्रकार से करते हैं? उससे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, पहले जंतुओं का दिया गया है। जंतुओं के अंदर है छद्मावरण। जंतु के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है छद्मावरण। अपनी भाषा में बोल सकते हैं इसको रंग बदलना। छद्मावरण को क्या कहते हैं हम? रंग बदलना। और आपने देखा होगा कि बहुत से कीट, छोटे-छोटे शलभ है, कीट है, पक्षी भी है, जो जिस पौधे के ऊपर या जिस संतान के ऊपर बैठते हैं, उसके जैसा रंग अपने शरीर के अंदर करते हैं। अपने शरीर के अंदर रंग बदल लेते हैं वैसा का वैसा। उसे कहते हैं छद्मावरण। यानी किसी भी स्थान के ऊपर जब कोई जीव बैठता है या रहता है जहाँ पर, तो उस क्षेत्र के अंदर जो कलर है, उसके अनुसार अपने शरीर का रंग चेंज कर लेता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? छद्मावरण कहते हैं। तो देखो कुछ जीव में अपने परिवेश में मिल जाने या वैसा ही बन जाने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? छद्मावरण कहते हैं। जैसे वांकिंग स्टिग, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। छद्मावरण का उदाहरण जो है, वो वांकिंग स्टिग। अब ये क्या है? ये जंतु है एक। इसको सर्च मारना आप गूगल के ऊपर, अब यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मैं। गूगल में सर्च मारना, जब आप इसको सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा जिस क्षेत्र के अंदर ये बैठा है ना, उसके जैसा ही कलर होता है, सेम टू सेम। किसी पौधे के ऊपर ये रह रहा है, ये मान लीजिए कोई पौधा है। अब इस पौधे के ऊपर यहाँ पे ये जीव है, तो ये जीव क्या है? इसके जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा है। इन दोनों में जो है वो भेद नहीं होता, मतलब देख नहीं पाएँगे अंतर। तितली आपने देखी होगी, अनेक प्रकार की स्लभ होती है ऐसी। एक बागड़ी भाषा में कीड़ा बोलते हैं उसे, वो भी देखा होगा। उसके अंदर भी क्या होता है इस प्रकार से सद्भावना की क्रिया होती है। यानी अब क्या होता है, ये मान लीजिए कोई भी कीट यहाँ पे बैठा है। अब सामान्यतः अगर ये सफ़ेद कलर का पौधा है और इस कीट का जो कलर है वो क्या है, ब्लैक है, ये मान लो ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे जो भी परभक्षी आएगा, परभक्षी कौन-सा हो सकता है इसको खाने वाला? कोई भी पक्षी आएगा वो आसानी से इसे खा जाएगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, छद्मावरण प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर का रंग है वो चेंज कर लेगा। ये देखो, इसने रंग चेंज कर लिया। यहाँ पे केवल बॉर्डर मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से, मान लीजिए कीट बैठा है। अब वो पक्षी इसे आसानी से नहीं पहचान पाएगा और चला जाएगा सीधा, ठीक है? तो इसने क्या कर ली, प्रकृति में या अपने शरीर में बदलाव किया, जिससे क्या किया, पक्षी से, परभक्षी से क्या किया इसने, सुरक्षा प्रदान की। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं छद्मावरण। अब ये कहाँ पर है? जंतुओं के अंदर है, पौधों में नहीं है, ये जंतु है, इसके अंदर है, ठीक है? इस जंतु ने क्या किया, अपने शरीर में कुछ उपाय किए। इसके बाद दूसरा उदाहरण है पौधों के अंदर। उम्मीद है जंतु वाला समझ में आ गया होगा, जंतु वाला एक ही है छद्मावरण। इस छद्मावरण को पूरा-पूरा समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पौधों के अंदर। अब पौधे अपने शरीर में क्या-क्या बदलाव करते हैं? पेड़-पौधों में आपने क्या बदलाव देखा होगा? कि कोई भी पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है, ये पौधा है, ये पौधे की पत्तियाँ हैं। अब पौधे को सबसे पहले तो ये बताओ खतरा किससे है? इस पौधे को खाने वाला जीव है वो कौन-सा होगा? शाकाहारी होगा, सीधी-सी बात है। कोई भी पौधा है, उस जीव को या उस पौधे को खाएगा कौन? कोई भी शाकाहारी खाएगा। तब उसको बचने के लिए क्या करना होगा? अब ये बचकर ये तो है नहीं कोई भी अम, गाय, भैंस, बकरी खाने आ रहे हैं इस पौधे को और ये आगे-आगे दौड़ रहा है। चल सकता है, भाग सकता है? नहीं भाग सकता। जहाँ पे उपस्थित यहीं पे रहता है। तो कोई भी गाय आएगी और इसको क्या कर लेगी? खाएगा। ये मान लीजिए हिरण है, हिरण आएगा और इसको खा जाएगा। हिरण आएगा और क्या करेगा? इसको खा जाएगा। अब इस पौधे को क्या करना पड़ेगा? अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, जीवित तो रहना पड़ेगा। हमने क्या किया? प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा करनी पड़ेगी जीवित रहने के लिए। तो ये क्या करेगा? अपने शरीर में कुछ बदलाव करेगा, परिवर्तन करेगा। और ये जो परिवर्तन करता है वो 2 प्रकार से करेंगे। यानी पौधों में जो भी बदलाव या परिवर्तन आते हैं, वो 2 प्रकार से होते हैं। इसमें पहला तो है आकारिकीय और दूसरा होता है रसायनीय बदलाव। ये कौन-कौन सा बदलाव करने वाला है? एक आकारिकीय बदलाव,
और दूसरा है रासायनिक। आकार्कीय को बोलते हैं हम मोर्फोलॉजिकल, ठीक है? पहला है आकार्कीय, परिवर्तन। मैं परिवर्तन शब्द लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो है वो है रसायनीय या रासायनिक परिवर्तन। अब आकार के बदलाव कैसे करेगा? अब ये पौधा क्या करेगा? अपने आकार के अंदर इस प्रकार से बदलाव करेगा। अब आकार तो ये तो है नहीं, विशाल का ही पौधा है, वो छोटा-सा हो जाएगा। जो शक्तिमान बनता है वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, उस प्रकार से तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करेगा? अपनी पत्तियों को इस प्रकार से कांटों के अंदर बदल देता है, पहला बदलाव। ये देखा होगा आप सभी ने। इस पत्ती के चारों ओर ऐसे कांटे, विशालकाय कांटे बना देगा ऐसे, 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 इस प्रकार से। या मैं कह सकता हूँ ये जो नया पौधा उगता है ये मान लो, ये कांटे बदल के और पत्तियाँ इसके अंदर छोटी-छोटी इस प्रकार से। अब अगर कोई हिरण या कोई भी शाकाहारी जीव आएगा, वो इसको खाएगा नहीं। वो खाएगा तो उसके सिर मुँह के अंदर क्या होगा? कांटे चुभेंगे और कांटे चुभेंगे आपको पता है, वो खा नहीं पाएगा ना आसानी से इसके अंदर। तो पहला जो बदलाव होता है वो क्या करता है, जैसे बबूल, कैक्टस अनेक प्रकार के पौधे हैं, उनके अंदर क्या होता है? कांटे बन जाते हैं और कंटक के माध्यम से जो होता है वो सामान्य आकार की परिवर्तन है। इसमें अंदर क्या होता है? कांटों में बदलाव करने के बाद उसने परभक्षण से क्या कर ली? सुरक्षा प्राप्त कर ली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो है आकारिकीय बदलाव है, यानी किस प्रकार से अपने आकार के अंदर परिवर्तन करके पौधे परभक्षी से बच रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक बदलाव। रासायनिक बदलाव क्या होते हैं? तो रासायनिक बदलाव के अंदर क्या होते हैं? जो भी पौधे हैं वो किसी रसायन का निर्माण करते हैं। अब वो रसायन किसी भी जीव के लिए ज़हर का कार्य कर सकता है, टॉक्सिस, हम कह सकते हैं वो ज़हर का कार्य कर सकता है, या वो रसायन जो है वो दुर्गंध युक्त हो सकता है, किसी न किसी प्रकार की दुर्गंध छोड़ते हैं। तो ये इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी पौधा क्या करेगा? एक रसायन तरल छोड़ेगा। रसायन का मतलब क्या होता है? कोई तरल, किसी भी जीव के द्वारा छोड़ा गया पदार्थ तरल रसायन कहलाता है। अब ये रसायन छोड़ेगा और वो रसायन क्या होगा? इस हिरण के लिए या जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, परभक्षी होते हैं, उनके लिए क्या या तो हानिकारक होगा, या जब भी वो इसे खाने के लिए अपना चेहरा पास मिलाएँगे तो उन्हें दुर्गंध महसूस होगी, फिर ये उसको नहीं खा पाएँगे। तो ये क्या कर रहे हैं? परभक्षी से पौधे क्या कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? समझ में आ गया? देखो इसको पहला आकार की है, परिभाषा पढ़ रहा हूँ एक बार, समझा तो दिया मैंने, परिभाषा पढ़ रहा हूँ। बबुल व कैक्टस के कांटे, बोगनविलिया के कंटक सामान्य कार्य के उपाय हैं। और दूसरा है रासायनिक उपाय। इसके अंदर पेड़-पौधे द्वारा शाकाहारी से बचने के लिए उत्पादित किए गए 10,000 से भी अधिक विषैले और पीड़कनाशी पदार्थों की पहचान हो चुकी है। ये कह रहा है अभी लगभग 10,000 रासायनिक से पेड़-पौधे उत्पन्न कर चुके हैं, जो उन्हें क्या करते हैं? परभक्षियों से बचाते हैं, यानी अपनी सुरक्षा करते हैं पेड़-पौधे। जैसे निकोटीन, क्वानिन, स्ट्रिक्निन, अफ़ीम, कैफ़ीन, कोकेन आदि। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? परभक्षण से बचने वाले पौधों के अंदर रासायनिक उदाहरणों के उदाहरण हैं। समझ में आ गया? जो भी रासायनिक परिवर्तन करते हैं, उनके उदाहरण हैं। और आपने देखा होगा, अफ़ीम है। अब अफ़ीम के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा नशा होता है। अब कोई जीव उसको खा ले तो क्या होगा? क्या होगा? वो कोई खा लेगा तो नशा होगा या नहीं होगा? वो अनियंत्रित रूप से या अनिश्चित प्रकार से कोई परिवर्तन करेगा अपने शरीर में। और शरीर में परिवर्तन करने वैसा मतलब नहीं है कि वो वृद्धि करेगा शरीर, लेकिन व्यवहार ऐसा करेगा, उसका दिमाग पूरी तरह से पज़ल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मुझे क्या करना है। अगर नहीं समझ में आए तो खा के देख लेना कभी अफ़ीम, या जो खाते हैं उनके बारे में देख लेना अभी। मतलब रोड पे कोई अफ़ीम खा के खड़ा है तो वैसे उसे पता नहीं है सामने बस, कार, ट्रक कौन आ रहा है, उसे ठोक देगा, मार देगा, कोई मतलब नहीं है। वैसे हमारा वो शक्तिमान ही है, वो इस प्रकार से खड़ा रहता है वो। या कोई अन्य प्रकार की एक्टिविटी करता है जो असामान्य होती है, जिसे हम कह सकते हैं पागल की तरह व्यवहार करता है वो। तो ये तो हम मनुष्य के अंदर थोड़ी-सी मात्रा जबकि नशे की बात करें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में इनको खा लिया जाए, तो क्या होते हैं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और आपने देखा ओवरडोज़ के कारण जो नशे करते हैं, ओवरडोज़ के कारण मृत्यु हो जाती है, तो वो इन पेड़-पौधों से प्राप्त होते रसायन होते हैं, उन्हीं से तो बनाए जाते हैं वो। तो वो इस प्रकार से ये क्या करते हैं परभक्षी से बचने क्या करते हैं, बचने के लिए अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। उम्मीद है प्रभक्षण पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, एक जाति को लाभ होता है और एक जाति को हानि होती है। नेक्स्ट जो है वो है स्पर्धा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है स्पर्धा। प्रभक्षण की जो परिभाषा है उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है स्पर्धा। और स्पर्धा क्या होती है? स्पर्धा वही है, दूसरा लड़ाई का दूसरा नाम स्पर्धा। अब स्पर्धा होती कब है? पहली बात तो भी ये मानो कोई भी 2 जीव लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वो लड़ाई करेंगे कब? वो लड़ाई करेंगे भोजन के लिए मान लो। तो भोजन के लिए तभी लड़ाई करेंगे जब भोजन की मात्रा कम हो। अगर भोजन अनलिमिटेड रूप से हो तो वो लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे, आसानी से खा लेंगे। लेकिन अगर भोजन की मात्रा कम है
ये मान लीजिए 2 व्यक्ति भूखे हैं, बहुत बहुत भूखे हैं, 4-5 दिनों से भूखे हैं, आपकी तरह भूखे हैं और उनको 2-3 दिन घूमने के बाद कोई भी आम का पौधा दिखाई दिया, लेकिन उस पौधे के जो आम है, जो 2 या 3 ही हैं। अब वो दोनों भागेंगे और क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, स्पर्धा करेंगे, नहीं करेंगे? 1-2 ही आम है, तो वो जो खाएगा वही जीतेगा, जो खाएगा वही अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन अगर आम नहीं मिले तो वो भूखे मर जाएँगे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, दोनों स्पर्धा करेंगे, लड़ाई करेंगे दोनों और जो जीतेगा, जो ताकतवर होगा वो क्या करेगा? स्पर्धा में जीत जाएगा और आम को खा लेगा, अपनी भूख मिटा लेगा। उसी प्रकार यहाँ पे स्पर्धा है, इसका मीनिंग भी सेम ही है, कॉम्पिटिशन। यानी इसमें क्या होगा, जो भी जीव होते हैं, 2 जीवों के या 2 जातियों के बीच में जो स्पर्धा होती है, वो भोजन, प्रकाश, आवास, अन्य प्रकार के सीमित संसाधन के लिए होती है। जब संसाधन सीमित हो, तभी स्पर्धा होगी। दूसरी बात, जो स्पर्धा होती है, उसके अंदर जो ताकतवर जाति होती है, वो तो जीत जाती है और जो ताकतवर जाति नहीं होती है या कमज़ोर जाति होती है, वो क्या होती है? हार जाती है और वो वहाँ से हट जाती है। यानी स्पर्धा के अंदर वो हार जाती है, तो उसके अंदर क्या होगी? नैसर्गिक क्षमता हम कह सकते हैं या जनन करने की जो क्षमता होती है, वो घट जाएगी। अगर ताकतवर जाति है, उसके अंदर तो पड़ी रहेगी क्षमता, यानी वो जीवित रहेंगे जीव, तो वो तो समष्टि के अंदर वृद्धि करेंगे, लेकिन जो कमज़ोर जाति है, वो क्या होगी? वहाँ से हट जाएगी। समझ में आ गया? अब इसको समझाने के लिए जो गोस नामक वैज्ञानिक है, इसने नियम दिया। उम्मीद है स्पर्धा आपको पहले समझ में आ गई होगी। स्पर्धा क्या होती है? भई अगर प्रकृति के अंदर सीमित संसाधन है, संसाधन अगर सीमित है, संसाधन अगर सीमित है, तो क्या होगी? स्पर्धा होगी। अब स्पर्धा को समझाने के लिए गोस ने एक नियम दिया, जिसे क्या कहा जाता है? गोस का नियम कहते हैं। गोस का नियम कहते हैं या इसी का दूसरा नाम है स्पर्धी अपवर्जन का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहते हैं। अपवर्जन का नियम, और ये प्रश्न सीधा-सीधा 2 नंबर में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। स्पर्धी अपवर्जन का नियम किसे कहते हैं या गॉस का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने केवल इतनी सी बात कही थी इसके अंदर कि प्रकृति के अंदर अगर संसाधन सीमित है, तो 2 जातियों के मध्य क्या होगी? स्पर्धा होगी। इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहते हैं या गॉस का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? ये 2 जाति है, सीमित संसाधन है, तो वो संसाधन के लिए क्या करेगी? स्पर्धा करेगी। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। अब गॉस के नियमों के उदाहरणों की बात करते हैं। तो एक गैलापागोस नामक द्वीप समूह है, यानी ये गैलापागोस कोई स्थानों का नाम है, गैलापागोस। ये द्वीप का समूह है और इस द्वीप के अंदर एक शाकाहारी कछुए की जाति पाई जाती थी। एबिंगडन जो शाकाहारी कछुआ है, इसकी जाति पाई जाती थी बहुतायत बहुतायत संख्या के अंदर यहाँ पे। एबिंगडन, देखो ये क्या है? शाकाहारी कछुआ है। कछुआ सही वैसे लिखा नहीं था इसलिए। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में पहले पाया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ यहाँ पे, जब सॉरी बकरियों का प्रवेश कराया गया, यानी इस क्षेत्र के अंदर बाद में जब बकरियाँ आई, ये मान लीजिए कोई क्षेत्र था, ये द्वीप है गैलापागोस और यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा संख्या में ये कछुए पाए जाते हैं। अब डायग्राम नहीं बना पाऊँगा मैं, इन डॉट से समझिए, इस संख्या के अंदर ये पाए जाते हैं। अब जब यहाँ पे बकरियों का प्रवेश करवाया गया, बकरियाँ, इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, इस प्रकार से बकरियाँ लाके और छोड़ दी गई, ऐसे। तो संसाधन था वो सीमित हो गया क्योंकि बकरी भी क्या होती है? शाकाहारी, और ये भी क्या होता है? कछुआ है वो भी शाकाहारी। अब दोनों शाकाहारी है तो वहाँ पे जो उपस्थित घास था, इनको ये क्या करते हैं? दोनों खाते थे। अब जब तक बकरियाँ नहीं थी तो ये कछुआ आसानी से इसको खा रहा था। लेकिन जब बकरियाँ आई तो बकरियाँ क्या करने लगी? इनके बीच में इसको घास को खाने लगी। अब यहाँ पे इस नियम को समझिए, ये क्या कहता है कि जब 2 जातियाँ सीमित संसाधन के लिए लड़ाई करती है, तो संसाधन क्या है? जो घास है, वो सीमित संसाधन है। यहाँ पे इस प्रकार से जो घास है, ये मान लीजिए ये घास है, ये घास है। ये जो पौधे हैं छोटे हैं शाकाहारी, शाकाहारी नहीं कह साग कहते हैं इन्हें, साग साग के पौधे होते हैं, उनको खाने के लिए क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। अब लड़ाई करेंगे तो गॉस के नियम का दूसरा लाइन ये कहते हैं कि जो ताकतवर जाति होती है वो जीत जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है बकरी क्या करेगी? घास खाएगी और उसके बाद तेज़ी से आगे चली जाएगी। लेकिन कछुआ है वो उस क्षेत्र के अंदर घास खा रहा है। अब वहाँ पे बकरियाँ खा गई उस घास को, तो वो क्या करेंगे? धीरे-धीरे आगे जाएँगी। अब उनको चलने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हो सकता है 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद तो थोड़ी दूरी तय करेंगे, लेकिन बाद में वहाँ पर भी क्या करें? बकरियाँ पहले पहुँच रही है, उनसे पहले जा रही है, उनको खा जाएगी।
उसके बाद आगे जाने का प्रयास करेंगे, उससे पहले फिर बकरियाँ पहुँचेगी और उनको खा जाएगी। तो ये जो घास है, उनको क्या कर रही है, बकरियाँ खा रही है। अब खाने के कारण क्या होता है, ये जो कछुए होते हैं, वो भूख के कारण मर गए। हम ये कह सकते हैं कि इस स्थान के ऊपर लगभग 10 साल के अंदर बकरियों का प्रवेश कराया गया ना, उसके बाद लगभग 10 साल के अंदर क्या हुआ, जो कछुए हैं उनकी जातियाँ समाप्त हो गई। तो ये किसका उदाहरण है? इस गॉस के नियम का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मछली का नाम क्यों आ रहा है मुझे, बकरी है। बकरियाँ और कछुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे की स्पर्धा कर रहे हैं। हम स्पर्धा पढ़ रहे हैं, स्पर्धा में गॉस का नियम आया, उसका उदाहरण पढ़ रहे हैं। स्पर्धा के अंदर दोनों जातियाँ क्या करेगी, एक-दूसरे से स्पर्धा करेगी और स्पर्धा करने से क्या होती है, जो ताकतवर जाति है यानी बकरी है, वो जीत जाती है और जो कमज़ोर जाति है, वो हार जाती है। ये गॉस का नियम है। और ये स्पर्धा की परिभाषा है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, कॉर्नेल। कॉर्नेल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसका प्रायोगिक यानी एक तो काल्पनिक होता है, एक प्रायोगिक होता है। तो इसने एक प्रायोगिक प्रयोग किया है। एक और वैज्ञानिक आता है, कॉर्नेल, और इसने क्या किया, इसको प्रायोगिक रूप से मतलब समझाने का प्रयास किया। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि स्कॉटलैंड के अंदर, ये एक देश का नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ अंतर्ज्वारीय क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटा आता है, समुद्र का किनारा वाला क्षेत्र। उन क्षेत्रों के अंदर एक जीव आ जाता है, बारनेकल। बारनेकल ये जीव का नाम है, बारनेकल। और इस बारनेकल की वहाँ पे 2 प्रजातियाँ पाई जाती है। क्या हुआ? यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, कौन सा क्षेत्र है ये? स्कॉटलैंड का क्षेत्र है। इस स्कॉटलैंड के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के अंदर 2 जो बारनेकल की जातियाँ वो पाई जाती थी, ठीक है? और इनके अंदर जो श्रेष्ठ जाति थी, यानी बड़ी और छोटी 2 प्रकार की बारनेकल है। जो बड़ा बारनेकल है, इस बारनेकल का नाम था बारनेकल बेनिलस। जो बड़ा बारनेकल है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बड़ा, इसका जो नाम है वो है बारनेकल बेलेनस। और इसके बाद एक और छोटा बारनेकल, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे 2 प्रकार के बारनेकल पाए जाते हैं। जो छोटा बारनेकल है वो है बारनेकल कैथेमेलस। कैथेमेलस, ये उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे भाई। इन्हीं उदाहरणों से पूछे जाते हैं प्रश्न। ये कैसा है, ये छोटा है, छोटा बारनेकल, ठीक है? तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, 2 प्रकार के बारनेकल पाए जाते हैं, ठीक है? अब कुछ समय बाद यह देखा गया, जो बड़ा बारनेकल है, वो क्या करता है, छोटे बारनेकल को उस स्थान से हटा देता है। यानी इस स्कॉटलैंड के अंदर, ये मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पे समुद्र है और समुद्र के लहरें आती है, किनारे वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अंतर्ज्वारीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, बारनेकल की 2 प्रजातियाँ पाई जाती है। ये ए प्रजाति मान लो और ये बी प्रजाति मान लो। अब ए प्रजाति है वो बड़े यानी बारनेकल की, उसको कहते हैं बेलेनस। यहाँ पे बड़े बारनेकल है, उसको क्या कहें, बारनेकल बेनेलस कहा गया है। इसकी प्रजाति जो छोटे प्रजाति है, बारनेकल कैथेमेलस, इसको क्या किया, इसने इस क्षेत्र से हटा दिया, निष्कासित कर दिया इसने। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या संसाधन हो गए, सीमित हो गए, भोजन हो गए, वो सीमित हुए। अब जब सीमित भोजन होगा तो क्या किया, दोनों ने लड़ाई की। और जब लड़ाई की तो आपको पता है, जो ताकतवर होता है, बड़ा होता है, वो जीतता है। तो इसने क्या किया, कोर्नेल ने ये देखा कि ये जो बड़ा है वो तो क्या जीत जाता है, और जीत जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ से छोटे बारनेकल है वो चले गए, ये गायब हो गए। छोटे जातियों की यहाँ पे क्या हुई, संख्या वो घटने लगी। अब इसने क्या किया, प्रायोगिक किया, यानी प्रमाण कैसे दिया, ये तो उदाहरण पहले पढ़ चुके हैं, बकरी वाला, कछुए वाला। तो इसने ये क्या किया, इस बड़े बारनेकल को उस क्षेत्र से हटा दिया। कुछ समय बाद इसने क्या किया, इस बड़े वाले को वहां से हटा दिया। जैसे बड़े वाले को वहां से हटाया तो इसने क्या देखा कि जो छोटे वाले थे वो वापिस दोबारा इस क्षेत्र के अंदर वृद्धि करने लगे, या उनकी संख्या वो बढ़ गई, वापिस इस संख्या छोटे बारनेकल की संख्या वो बढ़ गई, कैथेमेलस की संख्या वो दोबारा बढ़ गई। तो इससे ये सिद्ध किया इसने प्रयोग के द्वारा, जो गॉस का नियम है वो सही है, गॉस नामक वैज्ञानिक है वो सही कहता है कि 2 क्षेत्र 2 जाति है वो क्या करती है, आपस में स्पर्धा करती है, और उसमें जो ताकतवर जाती है वो जीत जाती है। और हमने देख भी लिया कि अगर इसको हटा दिया जाता है तो वहाँ पे जो कमज़ोर जाती है वो दोबारा से पनप जाती है। तो ये था स्पर्धा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे ये कहा जाता है कि गॉस का नियम तभी लागू होता है जब संसाधन होते हैं वो सीमित हो। ये भी सही है। गॉस का नियम कब लागू होता है, ये भी प्रश्न आ चुका है और पूछा भी गया है कि गॉस का नियम कब लागू होता है और कब तक लागू रहता है। तो गॉस का नियम ये पहली लाइन में बता रहा है भी, संसाधन अगर सीमित होंगे तभी जातियाँ क्या करेगी, स्पर्धा करेगी। तो इसी लाइन में इसका उत्तर है कि गॉस का नियम केवल तभी लागू होगा जब संसाधन क्या हो, सीमित हो।
अगर संसाधन सीमित नहीं हो, अर्थात असीमित संसाधन हो, तो जातियों के बीच में कभी स्पर्धा होगी। ये मान लो आम है, उस जो आम के पेड़ के ऊपर है, ये मान लो कि उसके ऊपर कम से कम 2 की बजाय 25, 30, 50, 60 आम लगे होते हैं। वो 2 व्यक्ति लड़ते थोड़ी, वो आराम से बैठ के बाँट के खाते हैं, नहीं खाते? तो वो स्पर्धा नहीं होती उनके बीच में। तो अगर संसाधन सीमित नहीं है, तो कभी भी 2 जातियों के बीच में स्पर्धा नहीं होगी। और इसका उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिया है देखो। स्पर्धा करने वाली प्रजातियाँ ऐसी विधि विकसित कर लेती है जो अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। और मतलब एक पेड़ के ऊपर जो उदाहरण जो है वो है, एक पेड़ के ऊपर ये मान लीजिए पक्षी की 5 प्रजातियाँ रहती हैं। यहाँ पे जो उदाहरण दिया मैंने नोट्स के अंदर, किताब में भी दिया होगा शायद। देखो, ये कोई पौधा है, ये मान लो ये कोई पौधा है और इस पौधे की इस प्रकार से अलग-अलग जातियाँ शाखाएँ हैं। डायग्राम सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये मान लो पौधा है, ठीक है? अब सही है और ये शाखाएँ हैं इसकी। अब स्पर्धा कब होती है? कोई भोजन, आवास स्थान या किसी संसाधन के लिए होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे आवास के लिए, जो संसाधन है यहाँ पे जो है वो आवास है। यहाँ पे संसाधन वो क्या है? आवास है। अब कोई भी पक्षी आएगा और यहाँ पे रहेगा। पक्षी तो इतनी दूर में बैठेगा या नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठ गया पक्षी, एक पक्षी बैठ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पे आवास कर रहा है। अब क्या आवास यहाँ पे सीमित है क्या? उस पक्षी के अलावा क्या दूसरा पक्षी यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्या? बिल्कुल बैठ सकता है। ये टहनी यहाँ पे भी पक्षी बैठ सकता है, यहाँ पे भी पक्षी बैठ सकता है और यहाँ पे भी पक्षी बैठ सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो उदाहरण ये कह रहा है कि पक्षी की 5 प्रजातियाँ एक पौधे के ऊपर एक साथ रह सकती है और वो बिना स्पर्धा के रह सकती है। अब कब रही? जब वो संसाधन है वो असीमित है। अगर संसाधन सीमित होता तो बिल्कुल वो क्या करती? लड़ाई करती, स्पर्धा करती। यानी ये मान लीजिए अगर एक ही टहनी होती है, मान लीजिए एक छोटा-सा वृक्ष है और एक ही टहनी है इसके अंदर और पक्षियों की 5 प्रजातियाँ या 5 ही पक्षी आए, वो एक पक्षी इतना स्थान घेर रहा है, ये एक पक्षी हो गया, ये दूसरा पक्षी बैठ गया, अब तीसरा पक्षी बैठ गया। अब बचे कौन? 2 पक्षी और बचे या नहीं बचे? या 2 प्रजातियाँ बची। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगी? स्पर्धा होगी, लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में। इस स्थान के लिए, आवास के लिए, वो क्या है? आवास क्या है? एक संसाधन है। अब यहाँ पे सीमित और असीमित नाम ले रहा हूँ, पता है ना सभी को? सीमित का मतलब होता है निश्चित मात्रा के अंदर, असीमित का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड। यहाँ पे सीमित है, इसीलिए क्या होगी? ये दोनों स्पर्धा करेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? असीमित है, यानी कोई कमी नहीं है स्थान की, तो ये कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। एक पक्षी यहाँ पे बैठ जाएगा, एक यहाँ पे बैठ जाएगा और फिर भी पौधा है वो ज़्यादा खाली रह जाएगा। तो ये क्या करेंगे? स्पर्धा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो गॉस का नियम है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाता है। ठीक है? उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। हाँ, तो उम्मीद है स्पर्धा पूरा समझ में आ गया होगा और गॉस का नियम भी पूरा समझ में आ गया होगा और इसके उदाहरण है वो भी पूरे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सारणी में शब्द है वो है परजीविता। परजीविता का यहाँ पे उसी परजीवी शब्द से अर्थ है। परजीविता आप सभी जानते हैं क्या होता है परजीवी? जब कोई जीव, कोई समष्टि या किसी समष्टि का कोई जीव एक जीव दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर, शरीर के अंदर रहकर या किसी न किसी प्रकार से उसके ऊपर रहकर क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, जीवित रहता है, संसाधनों से संसाधन है वो प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे परजीविता का मतलब वो सेम ही है। पैरासाइट का मतलब क्या है? भी कोई भी यहाँ पे क्या करेंगे? कोई जाति, एक जाति दूसरी जाति के शरीर के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करेंगे और इसमें एक जाति को क्या होगा? लाभ होगा और एक जाति को क्या होगी? हानि होगी और इसके सामान्यतः उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पे देखो टाइफाइड जीवाणु है, प्रोस्टा फंजाई, अमरबेल, जंतु टेपवर्म आदि सभी क्या है? परजीवी के उदाहरण है और सभी विषाणु अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। अब इसको समझो पहले, अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी क्या होते हैं? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। वैसे तो कक्षा 11 में आप सभी पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे परजीवी का मतलब आप सभी को पता चल गया। अब परजीवी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकल्पी परजीवी, एक होते हैं अविकल्पी परजीवी। अब जो विकल्पी परजीवी होते हैं उनके पास विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। अर्थात वो एक जीव के शरीर के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। अगर वो उसे नहीं मिलता है तो वो वहाँ से हटकर दूसरे जीव के शरीर के ऊपर भी रहकर अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें हम कहेंगे विकल्पी परजीवी। अब अविकल्पी परजीवी ऐसे होते हैं जिनके पास उस शरीर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। अगर उस शरीर से अलग निकाल दिया जाता है तो वो मर जाएँगे, सीधी-सी बात। या निर्जीव की तरह व्यवहार करेंगे, उनके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे अविकल्पी परजीवी। यहाँ पे ये कहा गया है वायरस जो होता है वो अविकल्पी परजीवी होता है। और आपने देखा भी होगा वायरस क्या करता है? जब किसी कोशिका के अंदर जाता है तो वो जीव सजीव की तरह व्यवहार करता है, उसके अंदर सारी उपापचय, उत्सर्जन, परिवर्धन की क्रिया होती है।
लेकिन जैसे वो जीवित कोशिका से बाहर होता है, वो निर्जीव की तरह बाहर करता है नहीं करता? यानी मरा हुआ रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। और कब? जब वो कोशिका के अंदर होता है, तब उसके अंदर क्या होगा? परिवर्तन आएगा, नए जीव को पैदा करेगा, यानी वायरस क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो ये कोशिका के अंदर करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? अंतः कहेंगे। तो अविकल्पी परजीवी है और कोशिका के अंदर करता है, इसलिए इस शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ शब्द जो दिया गया वो है अंतःकोशिकीय। समझ में आ गया? यहाँ पे वायरस क्या है? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, अनेक परजीवियों में पोषक विशिष्टता का गुण विकसित हो गया है, अर्थात ये सिर्फ एक प्रजाति में जीवों पर परजीवी हो सकते हैं, यानी एक ही जाति के ऊपर क्या रह सकते हैं? ये जीवित रह सकते हैं। और अपनी जीवन शैली के अनुसार परजीवी अनेक अनुकूलनों का विकास करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि परजीवी किसी जाति के या किसी जीव के शरीर के अंदर रह रहे हैं या किसी शरीर के ऊपर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने क्या किया है, जिस प्रकार से पौधों ने अपने शरीर में अनुकूल प्राप्त किया था, अनुकूल का मतलब क्या है? वातावरण के प्रति लड़ने के लिए परिवर्तन किए थे, कांटे के रूप में, याद होगा सभी को, पढ़ा है सीधे में। उसी प्रकार ये परजीवी क्या करते हैं? अपने शरीर में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, तभी परिवर्तन रह पाते हैं। यानी मान लीजिए आपके शरीर की त्वचा के ऊपर कोई जीव आके चिपक जाता है, तो वो वहाँ पे चिपका रहने के लिए उसे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा ना। ऐसे चिपका रहेगा तो हम ऐसे हाथ से उसे निकाल कर अलग कर देंगे? नहीं कर देंगे। हालाँकि हम तो कर सकते हैं, लेकिन जो जीव होते हैं, जो जैसे गाय है, गाय के शरीर के ऊपर जो चिंचड़ है, चिंचड़ जानते हो सभी? गोइड है, रेई है, जो भी चिपका हुआ है। अब वो उसे निकाल नहीं सकती, जैसे हम तो निकाल सकते हैं उखाड़ के, गाय नहीं निकाल सकती। लेकिन फिर भी गाय जब हिलेगी या बारिश आएगी, पानी गिरेगा तो वो नीचे गिर सकती है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं? प्रत्येक परजीवी अपने शरीर के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन पैदा कर लेते हैं, बदलाव कर देते हैं। इसी के कारण क्या करते हैं? उसके शरीर के अंदर वो चिपके रहते हैं या शरीर की ऊपरी सतह पर वो चिपके रहते हैं। कैसे बदलाव होते हैं? वो यहाँ पे दिए गए हैं, देखो। जैसे अनावश्यक संवेदी अंगों का अभाव, इसके अंदर आवश्यक संवेदी अंग होते हैं, वही होते हैं, अनावश्यक संवेदी अंग होते हैं, वो नहीं होते। अब संवेदी अंग क्या होते हैं? संवेदी अंग जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, यानी सर्दी, गर्मी, ताप, ऊष्मा, ठंड आदि को सब ग्रहण किया जाता है। स्वाद जो कलिकाएँ होती हैं, वो सारी की सारी संवेदी अंग होते हैं। हमारे अंदर जितने संवेदी अंग होते हैं, वो इनके अंदर नहीं पाए जाते। इसको ताप, दाब, ऊष्मा आदि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। इनको पता ही नहीं चलेगा कैसे हमें मतलब नॉर्मल है, परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर। अनावश्यक और आवश्यक आप सभी को पता है, जो आवश्यक ना हो उन्हें अनावश्यक कहेंगे, जो आवश्यक हो ज़रूरी हो उन्हें आवश्यक कहते हैं। तो ये कहता है अनावश्यक संवेदी अंगों का अभाव होता है इनके अंदर। दूसरा, पोषकों से चिपकने के लिए चूसक पाए जाते हैं। चूसक क्या होते हैं? आपने देखा होगा, जो चिंचड़ होते हैं सामान्यतः इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये इसका कीट, ये ऐसा है। अब इसके इस प्रकार से आगे क्या होते हैं? ऐसे आकार में परिवर्तन होता है एक, ऐसे। वो होता है चूसक, यानी किसी भी सतह से चिपकने के लिए वो सहायता प्रदान करता है, ठीक है? तो क्या कहलाते हैं? चूसक कहलाते हैं। अब ये जो 2 कंटक के रूप में होते हैं, उसे हम कहते हैं चूसक। तो ये क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर इस प्रकार से चूसकों का विकास कर लिया इसने। कि किसी भी सतह के ऊपर चिपके रहना है, तो वो क्या करेंगे? इसे चूसक लगाएँगे, चिपका के उसके शरीर के अंदर क्या करें? चिपके रहते हैं। इसके बात करें पाचन तंत्र का अभाव, इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। जो बाह्य परजीवी होते हैं, उनके अंदर फिर भी होता है, लेकिन जो आँत के अंदर रहते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, उनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। ये क्या करते हैं? जो परजीवी जिस शरीर के ऊपर रहते हैं, उसके द्वारा जो भोजन बनाया गया है, उसी पाचन किए हुए भोजन का उपयोग करते हैं बस। मतलब उनके अंदर शरीर के अंदर क्या होगा? पाचन तंत्र नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर उच्च प्रजनन क्षमता, अर्थात इनके अंदर तेजी से जनन करने की क्षमता होती है। ये जनन क्रिया के द्वारा तेजी से क्या करते हैं? 2 से 4, ये मान लीजिए 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से क्या करते हैं? संख्या में वृद्धि करते रहते हैं लगातार रूप से। इसीलिए जो परजीवी होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं संख्या में। ये इस प्रकार से क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर। प्राय जटिल जीवन चक्र, और इनका जीवन चक्र भी क्या होता है? जटिल, यानी आसान नहीं होता। जैसे मनुष्य के अंदर जन्म लेने के बाद बच्चा, और बच्चे से वयस्क बन जाता है, फिर जन्म लेते हैं बच्चे, इस प्रकार से होता है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? पहले अंडे आएँगे, फिर लार्वा आएगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर कीट पूरा बनता है, या जो भी परजीवी होता है, इनका जीवन चक्र के अंदर प्रौढ़ अवस्था आती है, इस प्रकार से अवस्थाएँ आती है अलग-अलग। जो जीवन चक्र होता है इनका क्या होता है? जटिल होता है। अब देखो, ये जो पहले मैं समझा चुका हूँ, वही बता रहा है यहाँ पे। ल परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। इनके उदाहरण आप देख लेना अलग-अलग प्रकार से भी, बाह्य कौन से होते हैं और अंतः कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए, मनुष्य का परजीवी लीर फ्लूक है, ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 मध्यस्थ पोषकों, एक गेंगा और एक मछली पर निर्भर रहता है। अब ये जटिल जीवन चक्र का उदाहरण दे रहा है। चलो इसको समझ ही लो पहले। जटिल जीवन चक्र क्या है? जटिल जीवन चक्र मेरे अनुसार सभी को समझ में आ गया होगा, ये पता भी होगा कि जीवन चक्र क्या होता है। जीवन चक्र क्या होता है? अपने सजीव अपने जीवन के अंदर कितनी अवस्थाएँ बदलता है, उन्हें कहते हैं हम जीवन चक्र। जैसे कोई भी जीव है, ये मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर क्या होता है? सबसे पहले बच्चा, या बच्चे को हम कहेंगे संतान कहेंगे, संतति कहेंगे। संतति पैदा होती है,
वो संतति क्या बनती है, वयस्क बनती है, और वयस्क बनने के बाद क्या करती है वो, जनन की क्रिया के द्वारा संतति पैदा करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, संति वयस्क ऐसे होती है नहीं होती, उन्हें बोलते हैं जीवन चक्र। एक अवस्था और ऐड करना चाहिए तो वृद्ध अवस्था में ऐड कर सकते हैं, वृद्ध अवस्था, ठीक है। उसी प्रकार कीट के जीवन चक्र की अगर बात करें तो कीट क्या करता है, पहले अंडे को जन्म देता है, अंडों से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से क्या बनता है, वयस्क बनता है, और फिर वयस्क से क्या बनता है इसके अंदर, वापिस, मतलब वयस्क क्या करते हैं, वयस्क वो होते हैं जो जन्म करने वाले होते हैं, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की अवस्थाएं चलती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, जीवन चक्र कहते हैं। अब जटिल जीवन चक्र और सरल जीवन चक्र कैसा होता है, अब जीवन चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक जटिल होता है, एक सरल होता है। जटिल के अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं आती, सीधा ही बस संतति को जन्म दे देते हैं। जैसे ये सरल प्रकार का है, वयस्क संतति उत्पन्न, फिर वयस्क बनेंगे, संतति उत्पन्न, फिर वयस्क बनेंगे, संतति उत्पन्न करेंगे, ऐसे वर्ध को छोड़ देगा फिर भी। ये क्या है, सामान्य जीवन चक्र है, सरल है। लेकिन जटिल के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं, जो कीट होते हैं या जो परजीवी होते हैं उनके अंदर क्या होती है, अपने जीवन चक्र के अंदर जटिल अवस्थाएं पाई जाती है, ये विकास कर चुके हैं। जो घोंगा है, सॉरी, इसके अलावा एक और, इसको छोड़ो आप, ये तो चलो बता ही रहा है, जो लिवर फ्लूक होता है वो घोंगे और मनुष्य के अंदर क्या, इसकी मछली के अंदर क्या जीवन चक्र पूरा करता है। लेकिन एक और उदाहरण आप पढ़ोगे, नहीं सॉरी, पढ़ लिया है अपने 8वें अध्याय में, मलेरिया परजीवी वाला, ठीक है। उसके अंदर क्या है, जो मलेरिया परजीवी है वो दो जीवों के अंदर जीवन चक्र पूरा करता है, नहीं करता, प्लाज्मोडियम जो है, एक तो मच्छर के अंदर और एक मानव के अंदर, मानव और मच्छर। और इसकी अवस्थाएं जब देखी होगी आपने, तो इसके अंदर देखा होगा लगभग 2 या 3 जो अवस्थाएं होती है जीवन चक्र की, मानव के अंदर होती है, और एक अवस्था या 2 अवस्था जो होती है इसके अंदर, इसके अंदर होती है, मच्छर के अंदर होती है। इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं होती है, नहीं होती। तो वो जो जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है, वो क्या करते हैं, दो अलग अलग जीवों के अंदर क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जटिल जीवन चक्र की अवस्थाएं कहते हैं। उसके बाद देखो, बाह्य और अंतः कुछ भी नहीं पढ़ लेना, जो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जूं, कुत्तों का टिक्स, अनेक समुद्री मछलियों पर कोपेपोड्स, इसको मतलब ये है कि जो मछली है, व्हेल मछली वाला उदाहरण दिया था, उसके शरीर के ऊपर छोटी-छोटी मछलियाँ चिपकी रहती है। जब व्हेल मछली बड़ा शिकार ग्रहण करती है, खाती है, जो छोटे खंड बचते हैं, तो उनको छोटी मछलियाँ ग्रहण कर लेती है। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे हमारी आंत के अंदर लीवर फ्लूक रहता है, वो अंतः परजीवी का उदाहरण है। और ये कृतवृक्क फुफ्फुस आरबीसी में रहते हैं, निवास करते हैं। चलो ये अंतः परजीवी है। ये कहाँ-कहाँ रहते हैं, ये पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, परजीवी। पूरा समझ में आ गया? इसके बाद है सहभोजिता। थोड़ा ही रहा है, चैप्टर कर देते हैं। चलो सहभोजिता। देखिए नेक्स्ट, अगला जो है वो है सहभोजिता। अब इसके अंदर क्या होता है? सहभोजिता के अंदर एक जाति को तो लाभ होता है, और एक जाति को ना लाभ होता है, ना हानि होता है। यानी उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। इस प्रकार का जो उदाहरण होता है वो सहभोजिता का उदाहरण है। हम स्पर्धा पढ़ रहे हैं, मतलब जातियाँ किस प्रकार से स्पर्धा करती है जीवन रहने के लिए, उसमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए सहभोजिता में इस प्रकार की प्रक्रिया में एक जाति को तो लाभ होता है, और दूसरी के अंदर जो जाति होती है वो अप्रभावित रहती है। यहाँ पे मतलब अप्रभावी का मतलब है शून्य, यानी उसमें कोई हानि या लाभ कुछ भी नहीं होगा। उदाहरण देख लीजिए डायरेक्ट, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आम की एक शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड, यानी कोई भी आम का पौधा है, ये मान लीजिए आम का कोई पौधा है। अब उसकी शाखा के ऊपर, इसकी शाखा के ऊपर इस प्रकार से एक आर्किड उगता है। ये अधिपादप के रूप में उगता है। ये है आर्किड। अधिपादप का मतलब क्या होता है, जो पादप के ऊपर उगता हो। और ये मान लीजिए आम का पौधा है। अब इसके अंदर आर्किड को तो फायदा है, आर्किड को तो फायदा है, क्या करे, इसे आवास मिल रहा है, अच्छा आवास मिल रहा है, ठीक है। और भोजन के लिए उचित आवास मान लो, वातावरण मान लो, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन आम को क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, कुछ भी नहीं। आम है प्रभावित है। इसको आर्किड यहाँ पे रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है, व्हेल मछली की पीठ पर बारनेकल। एक और उदाहरण मान लीजिए, व्हेल मछली आपने देखी होगी, मछली आप सभी जानते हो, हालांकि बहुत बड़ी होती है व्हेल मछली, लेकिन यहाँ पे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। इसकी पीठ के ऊपर, इस मछली की पीठ के ऊपर क्या रहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे जीव बैठे रहते हैं ऐसे। ये व्हेल मछली के ऊपर, ये है बारनेकल, और ये मछली है वो कौन सी है, व्हेल मछली है। अब इस व्हेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अप्रभावित रहती है, यानी शून्य की स्थिति में व्हेल मछली यहाँ पे, इस मेल व्हेल सॉरी मेल नहीं व्हेल व्हेल मछली के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बारनेकल है उनको लाभ होगा, क्योंकि वो इसके ऊपर बैठ कर क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी यात्रा तय कर सकते हैं। दूसरा, जो भी भोजन व्हेल मछली खा रही है, इसके हो सकता है कोई अंश अंश जो बचे हो वो बारनेकल को मिल जाए, ठीक है।
इसके बाद तीसरा जो उदाहरण है वो है किसी घास के मैदान में जो भी मवेशी होती है, मवेशी मतलब होता है भेड़ें या फिर जो गाय-भैंस होती है, उनके शरीर के ऊपर बैठे हुए बगुले, बगुले आपने देखे होंगे पक्षी। कई बार देखा होगा भैंस है, मैदान के अंदर चर रही है मतलब खाना वो घास खा रही है और उसकी पीठ के ऊपर बगुले बैठे हैं। अब उन भैंस को या जो पशु है उसके ऊपर कोई परिवर्तन पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई पक्षी आगे छोटा-सा नए वज़न नए नए के बराबर वज़न है उसमें, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उस बाहर निकलने यहाँ पे पक्षी हम बात करें, पक्षी को फ़ायदा हुआ। क्या होगा? कि हो सकता है वो उसके ऊपर परजीवी जो चिमचिट-गोइड उसके शरीर के ऊपर लगे हैं, उनको खा रहे हो या जो वो गाय घास खा रही है, तो वहाँ पे क्या है घास को हिलाएगी मतलब उम, गाय घास हिलेगा तो उसके ऊपर बैठे-बैठे छोटे-छोटे कीट है वो हवा में उड़ेंगे। जैसे कीट हवा में उड़ते हैं, जो पक्षी होता है वो क्या करता है उन कीटों को खा लेगा। तो उसको लाभ हो रहा है, उस पक्षी को लाभ हो रहा है, लेकिन गाय या भैंस है, मवेशी है, उससे कोई लाभ नहीं होता, ठीक है? ये अप्रभावित रहता है। गाय या भैंस जो भी है वो अप्रभावित रहेगा। इसके अलावा जो बगुला है, पक्षी है, उसे क्या होगा? लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा एक और उदाहरण यहाँ पे दिए गए चौथा देखिए, समुद्री एनीमोन और उसके दंशक संवर्धन के बीच में रहने वाली क्लाउन मछली और इसमें क्लाउन मछली को परजीवियों से सुरक्षा मिलती है क्योंकि परभक्षी सी एनीमोन के दंशन दर्शकों से दूर रहते हैं, यानी डरते रहते हैं। अब ये दंशन मछली है, ठीक है? मछली है। अब ये क्या करती है एनीमोन जो मछली है इसके दाँत दंशन का मतलब यहाँ पे दाँत, ज़हरीले दाँत होते हैं और वे क्या करते हैं जो समुद्री जीव होते हैं, उनको खाने का कार्य करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं समुद्री जीव से डरते हैं। अब इन दाँतों के बीच में छोटी-सी मछली होती है, वो क्या करती है, यहाँ पे बैठी रहती है, जिससे क्या होते हैं, ये जो क्लाउन है वो सुरक्षित रहती है। तो ये इसके उदाहरण थे साहब-बोझिता के। उम्मीद है साहब-बोझिता समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सहोपकारिता, थोड़ा-सा रहा है इसको कंप्लीट ही कर देते हैं आज। नेक्स्ट जो है वो सहोपकारिता। इसमें थ्योरी है, ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, इसलिए मैं तेज़ गति से चल रहा हूँ। सौपकारिता ही ना? हाँ, सौपकारिता। सौपकारिता, सौपकारिता को आप कह सकते हो सहजीवन। सहजीवन देखा होगा। इसके अंदर क्या होगा? दोनों ही जातियों को लाभ होगा। यानी किसी भी जाति को हानि नहीं होगी। ऐसी सहजीवी प्रक्रिया जिसमें दोनों ही जातियों को क्या होता है? लाभ होता है। यहाँ पे अलग-अलग उदाहरण दिए गए। अब उन उदाहरणों से समझिए आप। परिभाषा एक बार इतनी है कि सौपकारिता मतलब दोनों ही जातियों को क्या होगा? लाभ होगा। एक-दूसरे के लाभ। एक-दूसरे की जातियाँ साथ-साथ रहकर एक-दूसरे को लाभ पहुँच सकती है। लाइकेन वाला उदाहरण आपने देखा होगा। कवक और शैवाल का सहजीवन है। इसमें कवक को भी लाभ होता है और शैवाल को भी। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण है मोनेरा जाति का। तो मोनेरा जगत के अंदर ई. कोलाई, बीजीय, नील शैवाल आदि जीवाणु मनुष्य की आहार नाल में रहकर मनुष्य से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में विटामिन तथा अन्य पदार्थों का संश्लेषण कर मनुष्य को प्रदान देते हैं। तो जो हमारे आंत है उनके अंदर क्या रहते हैं? ई. कोलाई, बीजीय बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिन्हें कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इन्हें, नील हरित शैवाल। ये हमारे आंत के अंदर पाए जाते हैं। अब हम जो भोजन खा रहे हैं उन्हें मिल जाता है, उनको लाभ। बदले में वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। वो हमारे लिए क्या करते हैं? विटामिन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हमें भी फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों को लाभ हो रहा है। दोनों, मनुष्य को और बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को भी लाभ हो रहा है। तो दोनों को लाभ हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सहोपकारिता कहेंगे। एक और उदाहरण देखो प्रोटिस्टा के अंदर दीमक टर्माइट जो लकड़ी को खाती है। दीमक आपको पता है लकड़ियों को खाती है। इसकी आरनाल में उपस्थित प्रोटिस्टा लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज़ का पाचन करता है। अब दीमक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटिस्टा दीमक के शरीर के अंदर रहता है। दीमक क्या करेगी? लकड़ी को खाएगी। लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज़ उसके आँत में जाएगा। जब भी आँत में जाएगा तो क्या करेगा? उसके शरीर के अंदर उपस्थित जो प्रोटिस्टा है, वो क्या करता है लकड़ी के अंदर जो सेल्यूलोज़ था उसका पाचन करेगा। यानी दीमक को भी फ़ायदा हो गया। दीमक क्या कर रही है? लकड़ी को खा रही है तो उसके अंदर सेल्यूलोज़ का पाचन नहीं कर पाती। इसीलिए प्रोटिस्टा क्या करेगा? उसका पाचन कर देगा। बदले में प्रोटिस्टा को क्या मिल जाएगा? दीमक से शरीर से भोजन मिल जाएगा। ठीक है? नोट्स के अंदर ये लिखा गया है लाइन का अर्थ उल्टा मत समझ लेना। लकड़ी को खा रहा है तो लकड़ी इसमें नहीं है। यहाँ पे जो सौंपकर्ता वाले जीव है वो है एक दीमक है और दीमक के शरीर में रहने वाला प्रोटिस्टा है, ना कि लकड़ी है। लकड़ी आप कहोगे फिर लकड़ी को कैसे लाभ हो रहा है? कि कोई इस लाइन का जो मीनिंग गलत समझ ले। कोई ये समझ ले भी लकड़ी और दीमक की बात चल रही है, तो लकड़ी को तो हानि हुई, लकड़ी तो खा रहे हैं तो, पौधे को तो हानि होगी, नहीं पौधे की बात नहीं है। यहाँ पे दीमक और प्रोटिस्टा की बात है, दीमक के अंदर प्रोटिस्टा पाया जाता है। वो क्या करता है? सेलुलोज़ का पाचन करता है, जो लकड़ी खाता है दीमक, लकड़ी में होता है सेलुलोज़, इसलिए दीमक और प्रोटिस्टा की बात है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद कवक ये सभी जानते हो आप सभी, लाइकेन कवक और शैवाल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं। कवक का भाग कवकांश कहलाता है, शैवाल का भाग शैवालांश कहलाता है। ये बहुत बार पढ़ चुके हो आप। इसको पूरा विवरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है
इसी प्रकार कवक और उच्च पादपों की जड़ों के साथ सहवर्ती माइकोराइजा वाला भी आपको याद होगा। ग्लोमस वंश के जो कवक होते हैं, उच्च पादपों की जड़ों के साथ रहते हैं। पौधों को वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके देते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, बदले में पौधों से जो भी खनिज तत्व है वो प्राप्त करते हैं, तो दोनों को लाभ होता है। इसके अलावा चौथा उदाहरण दिया गया है जंतु के अंदर। हाँ, ये थोड़ा-सा पढ़ने वाला है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जंतुओं के अंदर क्या होता है, परागण की प्रक्रिया और बीज के प्रकीर्णन के लिए आपको पता है किसकी आवश्यकता होती है, जीवों की या कीटों की आवश्यकता होती है। तो आप देखते हो कि जो भी पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है और इस पौधे का कोई पुष्प है, अब आपको पता है लैंगिक जनन के लिए परागण की प्रक्रिया होना ज़रूरी है। परागण किसे कहते हैं? जब नर पुष्प का परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो पेड़-पौधों के अंदर परागण की प्रक्रिया होने के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट है कि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचे। लेकिन परागण क्या होते हैं? अचल होते हैं, वो चल नहीं पाते, तो वो किसी न किसी कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से क्या करते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो वर्तिकाग्र तक जो पहुँचने उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और परागण के लिए कौन-कौन आवश्यक होते हैं? जल, वाष्प, हवा तो है ही, वाष्प नहीं है, जल, हवा तो है, इसके अलावा कीट है। कीट क्या करते हैं? परागण की प्रक्रिया को करते हैं, कीट परागण कहते हैं, पहले अध्याय में आप सभी पढ़ चुके हो। अब इसके लिए भी क्या जो उदाहरण है, ये उदाहरण भी कौन-सा है? सहउपकारिता का उदाहरण है। अब इसमें देख रहे हो कि जो परागण की क्रिया हो रही है, इसके अंदर पहले कीट आएगा और कीट यहाँ पे बैठेगा। अब वो बैठेगा क्यों? मधुमक्खी मान लो, मधुमक्खी आएगी और इस पौधे के ऊपर बैठेगी, तो बैठेगी ही क्यों? तो इसके लिए क्या करते हैं, वो जो पौधे होते हैं उसको अ, मरकंद छोड़ते हैं, पौधे क्या करते हैं? मरकंद छोड़ते हैं, हवा में क्या करते हैं? गंध छोड़ते हैं और एक रसायन यानी तरल पदार्थ छोड़ सकते हैं, द्रव छोड़ते हैं। अब ये मधुमक्खी आके इस रसायन को लेने आती है, तरल पदार्थ को ग्रहण करती है और वो क्या करती है? इससे शहद का निर्माण करती है। अब जब ये मधुमक्खी यहाँ पे बैठी, फिर दूसरे पुष्प पे बैठेगी, फिर अन्य पुष्प पे बैठेगी, तो ऐसे-ऐसे दूसरे पुष्पों में जाती है, उस समय क्या होता है? इसके पैर से चिपक कर परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो दोनों को लाभ हो रहा है, मधुमक्खी को क्या मिल रहा है? जो मकरंद हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है, जो शहद बना रही है वो राशन प्राप्त हो रहा है और पौधे के अंदर क्या लाभ हो रहा है? कि इसके अंदर परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो कीट और मधुमक्खी और जो पौधा है, वो दोनों-दोनों किसके उदाहरण हैं? सहउपकारिता के उदाहरण हैं, दोनों को लाभ होता है। इसके बाद देखिए इसके बदले में पौधे परागकण, मकरंद आदि को जंतुओं को देते हैं, ये आप सभी को पता ही है। इसके बाद अंजीर के पेड़ों में अनेक प्रजातियों का बर की परागण प्रजाति में घनिष्ठ संबंध होता है। इस लाइन का मतलब है कि अंजीर का जो पौधा है, इसके अंदर परागण की जो प्रक्रिया है, वो बर जाति का कीट होता है, वो करता है। समझ में आ गया? इसका डायग्राम किताब में दिया गया है, वो देख लीजिए। डायग्राम है 11.4, इसके अंदर देख रहे हो अंजीर का पौधा है, इसके अंदर परागण की प्रक्रिया कर रहा है बर जाति की जो कीट है। तो परागण क्या होता है? पूरी मैं प्रक्रिया बताई इसको और वैसे भी आप डिटेल पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे परागण टॉपिक नहीं है, यहाँ पे तो सौंप-कार्यता है। तो इसमें अंजीर और जो बर जाति का जो पौधा है, इन दोनों को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बर जाति का जो पौधा नहीं सॉरी प्रजाति का जो कीट है, इसको तो लाभ कैसे हो रहा है? इस अंजीर से भोजन प्राप्त हो रहा है और जो अंजीर है इसके अंदर क्या हो रहा है? परागण की प्रक्रिया हो रही है। तो इसीलिए दोनों क्या है? प्लस-प्लस में रहेंगे, यानी दोनों को सहउपकारिता का उदाहरण हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें लास्ट टॉपिक है लैंगिक कपट, कूट, छल, मैथुन। ये इसी का उदाहरण है, ठीक है? लेकिन इसमें है क्या? देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाला आर्किड, आफ्रिस म्यूसिफेरा इस मामले में कुछ विशिष्ट है, यानी अलग है। ये क्या है? भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे आर्किड की एक जाति पाई जाती है। इस जाति को अंडरलाइन करो, नाम क्या है इसका? आफ्रिस म्यूसिफेरा। आफ्रिस म्यूसिफेरा। अब ये अलग क्यों है? हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? ये अलग है थोड़ा-सा, मतलब इसमें छल है। यहाँ पे जो हेडिंग है वो ये है लैंगिक कपट, कूट, छल, मैथुन। ये नाम है छल मैथुन। ये इस प्रकार से प्रश्न आता है सीधा। इसी को कहा गया है लैंगिक कपट, लैंगिक कपट। ये इस नाम से प्रश्न आता है, इसलिए थोड़ा-सा अलग है। पढ़ लेना थोड़ा-सा, मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। इस पुष्प की एक पंखुड़ी आकार, रंग, रूप में इस प्रजाति की मादा मक्खी की हूबहू नकल होती है और नर मक्खी इस पर इसकी ओर आकर्षित होकर मैथुन करने का प्रयास करती है।
और पुष्प के साथ इस कूट या छल मैथुन के दौरान मक्खी और आर्किड के जो परागण होते हैं वो छिटक कर गिर जाते हैं और जब ये परागण युक्त मक्खी आर्किड के किसी अन्य पुष्प के साथ मैथुन करती है तो वो परागणों का स्थानांतरण हो जाता है। अब ये सीधा सा कहना चाहता है भी ये क्या करते हैं, इस पौधे के अंदर ये आर्किड का जो पौधा है इसके अंदर परागण की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं परागण की प्रक्रिया उसमें क्या करें, कीट को आकर्षित करने के लिए ये मरकंद छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? मरकंद छोड़ते हैं या गंध विशेष प्रकार की गंध है वो छोड़ते हैं या रंग-बिरंगा आकार धारण कर लेते हैं या किसी न किसी प्रकार से लाभदायक जो अंग है वो छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस आर्किड के अंदर क्या है? एक मक्खी है। उस मक्खी की मादा मक्खी की तरह संरचना बना लेती है। ये मादा मक्खी जो होती है, इसकी संरचना बना लेती है इस आर्किड की एक पत्ती। ये जो एक पत्ती है, वो क्या करेगी? एक मादा मक्खी की तरह, मक्खी की प्रजाति है नर और मादा, आप जानते हो 2 जीव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 2 जीव में से मादा मक्खी क्या कर लेती है, वो आर्किड क्या कर लेता है, एक संरचना बना लेता है फूल के बाद। अब जब ये इस पुष्प के अंदर ये जो संरचना बनी, इसको देखकर इसका जो नर होता है, वो क्या होता है, आकर्षित होता है इसकी ओर। नर आएगा, यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे बैठकर या इस पत्ती की संरचना है, मान लीजिए नर यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे आएगा नर, इसके ऊपर बैठेगा। ये नर यहाँ पे बैठकर क्या करेगा, इसके साथ मैथुन करने की प्रक्रिया का प्रयास करेगा। जो मैथुन करता है तो वो जब परिवर्तन करेगा इस पौधे के अंदर हिलेगा ये पौधा, तो इस पुष्प के अंदर जो परागकण है वो छिटक कर इसके पौधे इस नर के शरीर के ऊपर गिर जाएँगे। ठीक है? मैथुन आप सभी जानते हो, लैंगिक जन की प्रक्रिया नर और मादा का जो मिलन होता है उसे मैथुन कहते हैं। अब ये नर क्या करेगा, इसे मक्खी को सॉरी इस पत्ती को मक्खी समझकर, मादा मक्खी समझकर इसके साथ मैथुन करेगा और जब ये मैथुन कर रहा है, इसी समय जब ये पौधा हिलेगा, तो हिलने से इसके अंदर जो परागकण है वो इसे नर मक्खी के शरीर के ऊपर गिर जाते हैं। अब जैसे ये उड़ेगा और उड़कर दोबारा इसी आर्किड के दूसरे पौधे के ऊपर बैठता है, सेम वही कंडीशन होगी। इस पौधे की इस बार ये पत्ती है, ये मान लो, ये क्या नर मादा की तरह दिखाई दे रही है। अब ये यहाँ से उड़ेगा और जब इसे पता ऐसे चलेगा भी, इसे ऐसा लगेगा भी ये मक्खी यहाँ पे है, नहीं कि ये मक्खी है, मतलब ये नहीं है। ये दोबारा आएगा और इसके ऊपर क्या करेगा, मैथुन करने का प्रयास करेगा। जब ये यहाँ पे बैठेगा तो उसमें इसके ऊपर जो लगे परागकण थे, वो छिटक कर कहाँ पे गिर जाएँगे, यहाँ पे जो पुष्प की वर्तिकाग्र है वहाँ पे चले जाएँगे। तो इस क्रिया के दौरान क्या हुआ, परागण की प्रक्रिया होगी। हुई या नहीं हुई? परागण की प्रक्रिया हो गई इसके अंदर। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? परागण। तो इसमें क्या हो गया? परागण हो गया। लेकिन ये परागण हुआ कैसे? ये परागण हुआ झूठ से, छल से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लैंगिक कपट कहते हैं या छल मैथुन कहते हैं। समझ में आ गया? छल मैथुन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये जो परागण की प्रक्रिया हो रही है, उसको झूठ, धोखा देकर हुई है। इसीलिए यहाँ पे नाम है छल और मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं मैथुन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। स्वकार्यता जब हमने पढ़ी तो उसके अंदर सामान्यतः दोनों जातियों को लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे आर्किड म्यूसिफेरा जो पौधा है, इसका थोड़ा अलग उदाहरण है। इसमें लाभ नहीं हो रहा उसको इसको नर को लाभ नहीं हो रहा। इसके अंदर जो मक्खी प्रजाति है वो हानि में रहते हैं। ये आता है और इस पौधे के अंदर क्या आता है, मादा समझकर इसके साथ मैथुन करता है और फिर यहाँ से जाता है दूसरे पौधे पर, फिर मादा समझकर मैथुन कर रहा है। हर बार इसके साथ क्या होता है, छल होता है। इसीलिए इस मैथुन को कहते हैं छल मैथुन या लैंगिक कपट कहते हैं। लेकिन इसी के बीच में इस आर्किड के अंदर क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। समझ में आ गया? परागणों का स्थानांतरण हो जाता है अंतिम। ठीक है, ये था हमारा अध्याय 11। तो जो 4 अध्यायों की सीरीज़ थी, इसके अंदर 10वां और 11वां दोनों अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो 12वां अध्याय करेंगे। जब भी मुझे समय रहेगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, तब मैं देखूँगा अभी कब और किस प्रकार से इसको किया जाए। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सिलेबस भी आपने 2-3 बार कर लिया होगा, प्री बोर्ड हो चुके होंगे और प्रैक्टिकल भी हो गए होंगे और अच्छे से सब कुछ सही चल रहा है, सर्दी से बचे हुए हो और अब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी है। रिवीजन के रूप में वन शॉट की तरह देखना है। कोई रिकॉर्डेड के रूप में आप देखोगे तो इसको इस प्रकार से देखोगे, दोगुना स्पीड के अंदर सारा का सारा 1 घंटे में या 2 घंटे के अंदर 2-3 वीडियो सारे देख लो, ठीक है? क्योंकि मैं वन शॉट नहीं बना पा रहा हूँ थोड़े समय के कारण। आप वन शॉट बना सकते हो दोनों वीडियो को एक साथ देखकर, सीधी-सी बात। सिलेबस पूरा है, टॉपिक सारे हैं, समझाए मैंने, एक-एक वर्ड समझाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा बता दूँगा, विवरण दूँगा। और इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ, समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता अभी मेरा वीडियो देखो, लंबा टाइम दो। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए केवल वही पढ़ो, ठीक है? सब्सक्राइबर इस प्रकार से कर लीजिए कि चैनल को भी कोई नया अपलोड करता हूँ तो वीडियो वो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। अगर आपका मन ना करे या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है।
आप अपना ध्यान रखिए, आप पढ़ाई सही तरीके से कीजिए, ठीक है? और अच्छे रिज़ल्ट की मैं कामना करता हूँ।